very excited about meeting this guest now, who's massively inspirational and a very dear friend of mine. Let's see. Hello, Irfan Pathan. Welcome. So good to see you, man. So good to see you, नया रो। Yeah. हम डरते थे, लेकिन फिर भी जाते थे। और अगर भूत आ गया तो उसे फील्डिंग कराएंगे। मैंने एक दिन टीवी खोला तो इरफान पठान डांस कर रहे हैं। रॉबिन उठा, सीधा लेट गया। अब्बा जंप करके पीछे। He said this Ash is a potentially career-threatening injury. जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक आप जिंदा हो। सडनली ना बड़ौदा में एकदम के भाई ये लड़का बाउंसर पे भी आउट करता है। हर पहली दूसरी तीसरी ओवर में विकेट निकालता था। मुझे लगता था ये मेरी जिम्मेदारी है। हैट्रिक की आदत है आपको? हाँ जी, पुरानी आदत। मैं साल में 4 लीग खेलता हूँ एज ए रिटायर प्लेयर। आप भी खेल सकते हो यार। हमारी एकेडमी से निकल कर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जूनियर क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हो। टोटल 300 तो इरफान, क्या हाल चाल है मेरे भाई? हाल ठीक है, लेकिन इतनी इंजरी के बाद थोड़ी चाल बदल। दिखाओ। तो फिर चलो। तो मैं सोच रहा था कि इंट्रोड्यूस कैसे करूं, तो मैंने बहुत सारे शब्द एडजेक्टिव सोचे। मैंने सोचा नहीं यार, कितनी लंबी इंट्रोडक्शन करूंगा, तो मुझे लगा एक ऐसा कौन सा शब्द है जो इरफान को डिफाइन करता है। दिलदार पठान, जो और वो मैंने सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे घर का, तुम्हारा जो पूरा अपब्रिंगिंग का, आई एम श्योर बहुत बड़ा हाथ है इसमें। दैट इज हु यू आर। और दिलदार आदमी हो। थैंक यू भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इनफैक्ट मैं ही आया हूँ, तुम नहीं आए हो। बट यू नो, लेटिंग अस इन योर हाउस, लेटिंग अस इन योर हार्ट। फिर मेरा पहला पॉडकास्ट है। रियली? बहुत सारे पॉडकास्ट वाले जो बड़े जो पॉडकास्ट वाले, सब ने कांटेक्ट किया, मैंने सबको मना किया मेरे को, क्योंकि करना ही नहीं है। लेकिन व्हेन यू कॉल मी अप कि आई एम डूइंग इट, आई हैड टू डू इट बिकॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव गिवन मी ओवर द इयर्स, भाई साहब मना तो नहीं कर सकता। और मैं मजे भी करूंगा, मजे करवाऊंगा भी, मजे लूंगा भी। लेकिन मेरा एक सवाल है। यहाँ पे हो फिजियो साहब, तो पेशेंट को कौन देख रहा है? हाँ, मतलब ऐसे सवाल नहीं करेंगे ये बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट्स एक्चुअली दैट वाज द पर्पस ऑफ लीविंग द BCCI was to ensure that we create systems and processes where we can reach out to a lot more people. So centers चल रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, processes चल रहे हैं वहाँ पर। We see a lot of patients on a daily basis and there's a huge team. मैं भी भेजता रहता हूँ लोग। I don't think people know the number of players that you personally look after. And the only time I think you've called me more for others than for yourself. Although आपने भी अच्छी खासी लिस्ट रही है प्रॉब्लम्स की, इंजरीज की, very unfortunately. But I think what you've done, and we'll talk about it in more detail as we speak. No, but you've been very generous enough to always accepted it, whatever request I had. और आपने कभी मना नहीं किया। जनरली फिजियोज बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो ट्रेनर्स है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हुए हैं आजकल। लेकिन उसमें भी आपको आशीष कौशिक जैसे लोग देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग हेल्प करते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड लेट्स स्टार्ट। शुरू करो। वो क्या बिलीफ सिस्टम था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली गिव अप कर जाते हैं, राइट? वो कमबैक, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे लाइफ की हो, चाहे किसी इंडस्ट्री की हो, कहीं की भी हो, कमबैक है। और कमबैक के लिए आपको इमोशनली
मेंटली फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा, जोर मारना पड़ेगा। उसमें किसका हाथ था? सो पीछे जाना पड़ता है। आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना शुरू में, वो आपका बड़ा रोल अदा करता है आपके किरदार में। एक तो आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तो शुरू होता है मेरे वालिद साहब से, शुरू होता है मेरी वालिदा से। ये दोनों से बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। जो इंसान 15 घंटे काम करता है, 3,500 रुपये महीने का कमाता है, और फिर भी उसका हाथ ऐसा रहता है, ऐसा नहीं। वो हमने देखा है बचपन से। ये हमारे वालिद साहब के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने भी देखा है। तो वो चीज़ हमने देखी है बचपन से। और मेहनत करते थे, मतलब साइकिल पे जाना, साइकिल पे आना। हाँ, 1 घंटा तो जाने आने में लगता है। फिर आते ही ना, ऐसा नहीं कि मैं बैठता हूँ यार कुछ देखता हूँ, तब तो फ़ोन भी नहीं थे ना टीवी। शावर लिया और सीधा मस्जिद में गए, साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम भी उनके साथ लगे हुए, कोई वेट नहीं करना है। ये कब की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 99, 98। कितनी क्या उम्र रही होगी? मतलब मेरी उम्र तो, मैं ना 84 का बॉर्न हूँ, तो वही आप बात एक्चुअली उससे भी पहले, मैं 94 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं ये वाले साहब को 10 साल का था, 9-10 साल की तब की बात कर रहा हूँ मैं। 99 तो वहाँ पे तो हमने क्रिकेट शुरू कर दिया था तब। लेकिन जब हम 10 साल के थे तब वाले साहब को देखते थे तो हम भी उनके पीछे पीछे जाते थे कि हम चटाइयाँ साफ़ कर रहे हैं, चटाइयाँ लगा रहे हैं, मस्जिद में साफ़ सफाई कर रहे हैं, वाले साहब को हेल्प कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो तकलीफ़ें भी आती थी, चाहे वो फाइनेंशियली, कभी किसी के पास पैसा नहीं मांगा, कभी कोई लोन नहीं, कभी कुछ नहीं, हमेशा देने वाली बात की, लेने वाली बात नहीं की। यहाँ तक कि जो फ़कीर लोग जो वहाँ पे आते थे मस्जिद के अंदर, जो चंदा मांगने आते, अगर कोई भूखा है और अगर जेन्युइन उन्हें लगता था तो घर से खाना जाता था। भले हमारे पास चटनी और खिचड़ी होती थी खाने के लिए, लेकिन उसमें भी उस इंसान का हिस्सा होता था। ये बचपन से हमने देखा। तो ये किरदार आपका बेस है। दैट वाज द बिल्ट ऑफ योर कैरेक्टर। एब्सोल्युटली। कि यार मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं मजबूत रहूंगा। मजबूत रहूं, कोई भी चीज़ है। मतलब मुझे याद है कि खिचड़ी, लंच डिनर, ये 2-2 दिन चलता था। और चटनी जो बनाती थी माँ, धनिया, क्योंकि कोई दिन सब्जी लेके आ गए तो उसके साथ धनिया और वो फ्री मिलता है, आपको पता होगा। तो वो उसकी चटनी बनाई जाती थी। हाँ, मैं वही कहना चाहता था कि उस टाइम पे लगता था कि यार ये क्या है यार, मतलब वी नीड टू हैव मोर। वेट करते थे भाई कि खाने का टाइम कब होगा और ये हम कब खाएंगे। और जो दूध होता था ना, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा सलाद की तरह होता था। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ होती थी कि यार दूध आएगा 2 रुपए का, जिसमें पानी मिला होता था। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती, नियामत होती थी। और वो हमेशा हमने उस खुशी खुशी उस चीज़ को खाया है। फैशन हमारे लिए नया कपड़ा होता था। नया कपड़ा जब आता था ना ईद के दिन, तो वो हमारे लिए फैशन है कि भाई नया कपड़ा, मतलब मैं तो बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ। अब वो किरदार आपका बन गया ना कि हर चीज़ में शुक्रगुजारी है। अब दूसरा कैरेक्टर बिल्ड होता है आपके क्लब से। आप कौन से क्लब से क्रिकेट खेलते हो, अच्छा, ठीक है। उससे पहले भी एक चीज़ है, ठीक है। हम ऐसी जगह पे खेलते थे, मस्जिद में 2nd फ्लोर हुआ करता था। उससे पहले वो फ्लोर में उसको अबेंडेंट प्लेस माना जाता था पूरे मस्जिद में। लोगों को लगता था वहाँ पे जिन है, भूत है। अच्छा। हम वहाँ पे जाते थे इसलिए क्योंकि हमें लगता था यार इससे बड़ी जगह हमें मिलेगी नहीं, ये तो हमारे लिए ज़बरदस्त है। हम डरते थे, लेकिन फिर भी जाते थे। अच्छा। हमें लगता था यार हमें तो कोई परेशानी नहीं करेगा, और अगर भूत आ गया तो उसे बिल्डिंग कराएंगे। तो हमारा माइंडसेट वैसी मजबूती हो गई ना। 1-1 घंटा हम खेलते थे, और भाई को मैं बोल करता था, वो आउट ही नहीं होता था, आउट होने के बाद भी। हाँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़। बड़ा भाई। हाँ, बड़ा भाई है, बॉलिंग करो तो तुम्हारा किरदार वैसे बन रहा है। सो मिले थे हम सबसे पहले 2010 में। और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। पॉल क्लोज करके एक फिजियो थे उस टाइम पे एनसीए में। उन्होंने आपका नाम एनोनिमाइज करके मुझे आपके स्कैन दिखाए और मुझे बोला व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो मैंने कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए कि मैंने कहा तो बहुत बुरी हालत है इनकी। आई रिमेंबर द वर्ड, किसी बुजुर्ग का स्कैन है। हाँ, मैंने कहा ये तो देयर इज नो चांस एट ऑल कि ये, पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि एथलीट का स्कैन है, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हैं कि यू वुडंट एक्सपेक्ट दैट। आई हैड नेवर सीन इट एंड आई वर्कड इनफ इवन बाय देन। तो एंड देन ही सेड दिस स्कैन बिलोंग्स टू इरफान पठान एंड आई हैड जस्ट कम टू द बीसीसीआई and I literally said that. I said, our Irfan Pathan. He said, yeah, dude, our Irfan Pathan. That's his state. I was shocked. Do you remember the fractures? Yeah, I remember very very clearly. I think वो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे मिसमैनेज इंजरी का फेज था बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग द पोजीशन ऑफ एनसीए हेड। उससे पहले पॉल क्लोज ने भी बहुत हेल्प की, बट ये था कि मैं बड़ौदा में स्कैन कराता था, मैं अहमदाबाद में स्कैन कराता था, मैंने मुंबई में स्कैन कराया, मैंने बेंगलुरु में स्कैन कराया वो। सारे स्कैन में सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि डीजेनरेटिव चेंजेस है।
अब मुझे दर्द होता था। मेरी जब पेस के बारे में लोगों ने बहुत बात की, कभी मुझे ये मौका मिला नहीं बात करने का, और मुझे लगता है कि पीछे बातों पे ड्वेल करना बहुत अच्छी बात नहीं है। खुदा का शुक्र है जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फेज जिसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है और रोल है, तो वो 1-1.5 साल था जिसमें मैं रणजी ट्रॉफी सारे मैचेस खेला, बड़ौदा की कप्तानी कर रहा था, दिलीप ट्रॉफी खेला उसी दर्द में जहाँ पे हमने 550 चेज किए थे, इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे भाई ने 100 और 200 नॉट आउट बनाए थे, उसमें मैंने पंजाब में निकाला था। उस टाइम पे भी ये बैक में इशू चल रहे थे। मैं T20 भी खेला और फिर IPL भी खेला, सिर्फ विजय हजारे कुछ हैमस्ट्रिंग के लिए मैंने मिस की थी, बाकी पूरा सीजन 1-1.5 साल उसमें खेला था दर्द में। वो इतना ख़राब हो गया क्योंकि फिजियो में तो कुछ नहीं आ रहा है, बड़ौदा के फिजियो बोल रहे कुछ नहीं है, NC में बोल रहे कुछ नहीं है, डीजनरेटिव चेंजेस है, पर मुझे दर्द बड़ा हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आई वॉज इन अ रियली बैड स्टेट। तो उस टाइम पे ना कई लोग बोलते हैं यार कि तुझे ना किसी ने कुछ कर दिया है, तू बस खेलता रहे, तो सब जगह से बहुत नेगेटिव बातें आ रही थी, पर एक्चुअल रिजल्ट में कुछ नहीं है, स्कैन में सिर्फ डीजनरेटिव चेंजेस हैं। अब वो टाइम में हमारे पास ना पुरानी मशीन्स होती थी पूरे मुल्क में, 1.5 टेस्ला MRI मशीन जो पुरानी हुआ करती थी, उसके स्लाइसिस भी पुराने होते थे। तो जाहिर सी बात है जब रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो स्कैन, तो वो बोलेगा यार ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 1.5 साल के बाद पॉल क्लोज ने डिसाइड किया, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और आई यूज्ड टू क्राई, रिमेंबर आई यूज्ड टू क्राई। I remember you telling me, I remember you clearly telling me कि when I stand, I have to lean against the wall. Yes. मैंने कहा इतना पेन है इरफान? कह रहे यार इतना पेन था मुझे, मैं I had to lean against the wall to stand. Yes. I said यार जो फास्ट बॉलर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो बॉलिंग कैसे कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे याद है जब मैं बड़ौदा में मेरा घर बन रहा था, तब मैं सोचता था खड़े होके दीवार के पास सपोर्ट लेके कि जो इंसान चल नहीं सकता, जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, जिसे हर चीज़ में दर्द हो रहा है, वो भागेगा कैसे, बॉलिंग कैसे करेगा, बैटिंग कैसे करेगा। तो मुझे लगता था मेरा करियर ख़त्म है, ऐसा माइंड में वो चीज़ें आती थी। फिर पॉल ने डिसाइड किया कि चलो आपको हम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, तो BCCI से बात करके BCCI ने मुझे 7 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। First scan had 5 fractures, L3, L4, L5, right left fracture, disc prolapse, S1 crack. The first scan showed itself what the issue I had. पर पैट्रिक के ये बात थी, he said Irfan, if you don't stop playing right now, you might not be able to walk in the future. Really? He literally said that, Patrick Farad. So I said, yeah, you don't worry, तू खुदा बनने की कोशिश मत कर। I said, because I had I used to say whatever is there in my head. I said, you don't worry, you just make me go through in a phase where I go pain free, बाकी मैं देख लूँगा। यहाँ तक कि मैं इतना फोकस था कि मेरी फ्लाइट थी वाया मलेशिया ऑस्ट्रेलिया से, और मैं फिर तो उसमें 6 घंटे का ब्रेक था। मुझे याद है मैं लाउंज गया, लाउंज के अंदर एक कोने में जाके वहाँ पे भी मैंने उस दिन का रिहैब किया था, मैंने एक भी दिन रिहैब छोड़ा नहीं। मैं आया वापस, then you took over. I remember every day for 45 minutes you used to call me for probably nearly 2 months, and then obviously that progression was there. That phase was the toughest. Luckily you came into my life and you took care of it from then onwards. लेकिन अगर मैं एक्चुअली पूरी जिस्म की इंजरी गिनाऊंगा तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता था मैं मम्मी हूँ। कौन से वाला मम्मी? पट्टी लगा के नहीं घूमता। बिल्कुल वैसा फील होता है, क्योंकि पहला जब रणजी ट्रॉफी में खेला था भाई, जब मेरा डेब्यू हुआ था बड़ौदा के लिए, तो मेरा रणजी ट्रॉफी में नाम आने वाला था, तो बात चल रही थी। अब हुआ ये कि मेरा ना फुट फ्रैक्चर हो गया, तो इसमें ना हेयरलाइन फ्रैक्चर था, तो अब ये तो पीछे वाला पैर है, यहीं पे तो आएगा ना आपका लोड सारा। कैसे हुआ? स्ट्रेस मतलब दिस इज वो टाइम पे स्ट्रेस इंजरी क्या होती मालूम नहीं, बस ये कि हड्डी टूट गई है, वो टाइम पे बस इतना पता था। एक सेकंड रुकते हैं, मैं स्ट्रेस इंजरी समझा देता हूँ जरा कि होती क्या है। बहुत लोगों को नहीं समझ आती। बहुत लोग कहते हैं स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या, स्ट्रेस इंजरी क्या। तो उसका सबसे आसान तरीका सोचने का ये है कि आपने एक कोई चीज ली, जैसे लकड़ी ली, हड्डी ली और उसको तोड़ दिया, राइट, क्रैक हो गई, वो विजिबल क्रैक, राइट, वो तो है अक्यूट फ्रैक्चर, खत्म। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर मैं एक जगह को टैप करता रहूं और टाइम तक, उसमें फिर वो जो एक क्रिएट होती है नेगेटिव बैलेंस ऑफ रिपेयर एंड इंसल्ट। तो इंसल्ट होती है, आप करते रहते हो, वो रिपेयर का रेट उतना होता नहीं कि उसको बराबर टाइम से हील कर पाए, वो होता है स्ट्रेस। तो कहीं वो हुआ होगा, वो कैसे हुआ, ऑब्वियसली उस टाइम पे आपके पास केयर अवेलेबल नहीं थी, उसको आई एम अमेज्ड कि उन्होंने डायग्नोज कैसे किया कि स्ट्रेस इंजरी थी, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट
नॉन मेट्रो सिटीज में तो बहुत ही पुअर थी, Yeah. मेट्रो सिटीज में भी पुअर थी, अब भी है, Right. अभी वी सी सो मेनी स्ट्रेस इंजरीज फ्रॉम Yeah. आउटसाइड, तो दैट वाज अ स्ट्रेस इंजरी. Yes. पानी ऐसा टिप 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 पत्थर पे गिरता है तो वहां पे भी गड्ढा हो जाता है. हाँ, So it's very similar to that. एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली व्हाट इट इज. आधा फिजियो में. आधे से ज्यादा आपके सामने फिजियो आधे हैं. भाई कोई भी सुन रहा है डॉक्टरेट की डिग्री के लिए तैयारी करवा दो भाई, मैं लेने के लिए तैयार हूँ. सो मैंने एक्सरे करवाया, जो भी स्कैन वगैरह करना था, तो उसमें आया और उसमें प्लास्टर लगवाया मुझे. सो आई हैड अ प्लास्टर. अब वो प्लास्टर होता है लगभग 21 दिन के लिए लगता है. 11-12वां दिन में ना नाम आ गया मेरा नेट में. अच्छा. नेट में नाम आया. अब मैं तो प्लास्टर लेके घूम रहा हूँ. हाँ, अब मैं क्या करूँ? उस टाइम एज 20-21. मैं 17 साल का था भाई. 17 साल. 17 and half. खुद काटा. टक 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 टक. अच्छा. फोन किया, डॉक्टर थे वहाँ पे, डॉक्टर राजीव शाह. सर ऐसा ऐसा है. बोले कोई बात नहीं, तू सुबह आना प्रैक्टिस से पहले और शाम को तू निकलवा लेना, मैं तेरे को गोली भी दूंगा, पेन किलर, और मैनेज करेंगे. तो वो डायनाप्लास्ट आता है, हाँ हाँ. उसको एकदम चिपका देते हैं. उसके ऊपर एक और पिंक आता है, एक चिपकाने वाला होता है, एक बांधने वाला होता है. ये रोज का सुबह का मेरा काम था. भाई बाइक पे आता था, नेट पे छोड़ता था मेरे को, प्रैक्टिस में वेट करता था भाई बेचारा, हमारे यूसुफ भाई. और उसके बाद नेताजी. हाँ और उसके बाद वापस जब प्रैक्टिस खत्म होती थी सबसे आखिर में निकलते थे. मैच के दिन भी मेरे को याद है, सुबह सुबह हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर साहब मरहम पट्टी करते थे, उसके बाद हम पेन किलर लेते थे, नाश्ता करते थे, ग्राउंड पे पहुंचता था, सब निकल जाते थे. उसके बाद में वो पट्टी, क्योंकि इतना बड़ा पैर हो जाता है ना, Of course. और मेरे कोई जब तब वो जूते होते थे ना, वो जूते कोई ऐसे जूते नहीं होते जैसे अभी देखने को मिलते हैं. हाँ. वो तब ESS के जूते हुआ करते थे, अच्छा. 550 रुपए के होते थे. अच्छा. वो जूते में हम ज्यादातर खेलते थे. हाँ. उसमें अलग से वो हाँ. डनलोप भी लगाते थे, हाँ. क्योंकि उसका जल्दी खत्म हो जाता था ना कुशन. करेक्ट. नहीं भाई, गद्दे का डनलोप लगाते थे हम, अच्छा. अलग से नहीं. मतलब जब नई जब इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, इतनी ज्यादा फिजियो, इतना आइडिया नहीं है, फाइनेंशियली भी आप कुछ भी क्वेश्चन करने के लिए मिल जाए तो वो लगाते थे, वैसा लगाते ताकि वो हील में दर्द. उस तो बट आई कैन इमेजिन कि इतनी पट्टी और पेन किलर के बाद भी पेन तो हुआ होगा. 100%. तो वही तो, जब मैच आप खत्म करते हो, जैसे मेरा डेब्यू हो गया, मेरा रणजी ट्रॉफी में नाम आ गया, डेब्यू हो गया, पहले दिन अब दर्द हो रहा है. हाँ. मैं 4 मैच उसी में खेला हूँ. अब उस टीम में ना बंगाल के सामने मेरा डेब्यू हुआ था, देवांग गांधी वगैरह ही वो. अच्छा, मैच में गए तो दर्द है, हाँ. लेकिन डाल रहे, बाउंसर पे आउट किया देवांग गांधी को, तो सडनली ना बड़ौदा में एकदम कि भाई ये लड़का बाउंसर पे भी आउट करता है, अच्छा. यंग लड़का है. हाँ. अब तब हमारी बॉलिंग, जहीर जब अवेलेबल होता जहीर होता था, इरफान पठान सीनियर, राकेश पटेल, हमारी बॉलिंग लाना बड़ी जबरदस्त. अब उसमें मैं भी आया, सो अलग से एक बड़ौदा का नाम लगने लगा, और पहली साल हम चैंपियन भी हो गए, रणजी ट्रॉफी में चैंपियन हो गए थे. अच्छा. बट पहले दिन मेरे को याद है जब मैंने मैच के बाद बॉल डाला, क्योंकि प्रैक्टिस करना और मैच में फर्क है, जोर ज्यादा लगता है. तो भाई आए, सब लोग चले गए, हमने पट्टी निकाली, कोई नहीं था, ना मैनेजर ना कुछ नहीं. ड्रेसिंग रूम के बाहर हम बैठे, क्योंकि तब वो ग्राउंड पूरा खाली, सबसे लेट जाते थे हम जानबूझ के, ताकि कोई देखे ना हमारी पट्टी निकालते हुए. तो हम पट्टी निकालते थे, भाई के हाथ पे मैं कंधे पे हाथ रखता था, हम चलते थे. मेरे को याद है मैं लगड़ा के चलता था, इतना दर्द होता था, क्योंकि पट्टी निकालने के बाद तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना. फिर जाके रात को एक और पेन किलर खाई, फिर सोए, फिर अगले दिन वही, और ये चला है. तो ये तो मैं रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ. जूनियर क्रिकेट में भी हुआ है इंजरी, और जब ये इंजरी वहाँ हो गई, काफ की इंजरी कई बार हुई, लेफ्ट नी. अब मैं इंजरी के बारे में बताता हूँ, ठीक है. टो फ्रैक्चर, calf injury many times, left knee fracture, right knee patella damage, right knee cartilage damage, right knee meniscus damage, left knee arthritis, hamstring 10 to 15 times easily, left hamstring, right hamstring, L3, L4, L5, right left 5 fracture, disc prolapse, S1 crack, first rib fracture I had, which is very rare in cricket. impact sports में होता है. C6, C7 जो भी arthritis जो भी है वो डैमेज है. साइड सेंड कई बार हुआ है. स्कैपुला, एक बार मैं जब डाइव लगाया तो स्कैपुला के जो मसल इस तरह से होता है वो ऐसे हो गया था, खाली हो गया था. और ये जो है, ये इसमें जो दिख रहा है आपको, ये स्टिचेस वगैरह, ये वेब में, मतलब यहाँ से लेके 6 स्टिचेस 5 स्टिचेस, इसको तो काउंट भी नहीं करते, क्योंकि ये स्टिचेस आते हैं, बॉल पकड़ते, एक खरोच है, इसको तो बांधा और चले बॉलिंग डाला, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ऊपर से नीचे तक इंजरी भरी हुई है, खाली सर बचा हुआ है, यहाँ पे भी 15 स्टिचेस है. वो स्टोरी सुनाओ. अब हम उसको स्टोरी बोल रहे हैं, वो रियल लाइफ. तो बड़ौदा में विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 बड़ौदा में मैच था, मुंबई के सामने. और बड़ौदा मुंबई का मैच तगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती है और मजबूत, क्योंकि अगर वेस्ट जोन में मुंबई को कोई टक्कर देता है तो बड़ौदा देता है, जूनियर से लेके ऊपर तक. सो ये हमारा एक्चुअली एक ज़बरदस्त
अच्छा वो कंपटीशन रहता है। प्राइड है। हाँ, और मुंबई के सामने तो यार अच्छा करना ही करना है। वहाँ से आते, खैर अब तो मैं मुंबई का हो गया हूँ, बट यू नो दैट फीलिंग फ्रॉम बरोडी एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल वल्थाटी मेरे साथ जूनियर क्रिकेट भी खेला है, आईपीएल भी खेला है लड़का। हाँ, तो ठीक है, वो बैट्समैन था, लेकिन वो मीडियम पेस भी डालता था। अच्छा। अब उसकी पेस ज़्यादा थी नहीं, तो मैं बिना, और मेरे को ना तब अंडर 16 की बात है, तो मुझे हेलमेट ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती थी पहनना, क्योंकि मुझे लगता है विजन उससे खराब होता था। जब आप छोटे होते हैं ना तो आपको आदत नहीं होती है, तो बिना हेलमेट के मैं बैटिंग करता था मीडियम पेस को। अच्छा। तो उसने मेरे को देखा, उसने बाउंसर डाला। अब जनरली मैं लेफ्टी हूँ, तो बाउंसर अगर तेज आता तो मुझे इधर लगता, लेकिन उसका बॉल थोड़ा सा स्लो आया, रुक के, और मैं घूमा और मुझे यहाँ पे लगा। तो यहाँ से जैसे ही कट हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए चक्कर आया लगा, और ऐसे करके थोड़ा साइड पे देखा तो नीचे पूरा ब्लड। तो अंपायर ने मुझे और रेफरी ने बोला कि भाई आप जाओ। तो मैं ऐसे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बिकॉज मैं थोड़ा सा हिल गया। Reaction to pain. Yes. That is your reaction to pain, Right. which can make you Right. giddy and हाँ. मैं अंदर गया तो मेरे कोच थे, मेहंदी शेख, तो वो आए, वो कहते हैं अबे क्या कैसा पठान है। मैं कहा सर गलत बात मत करो, मैं जा रहा हूँ अभी अंदर, आप जाओ, आप देखो मैं अभी जाके तड़ी देता हूँ। मैं विकेट गिरने का ना वेट कर रहा हूँ लिटरली। फिजियो ने मेरे को कॉटन मुंह में लगाया हुआ है, फट गया है अंदर, पूरा फटा हुआ है, उसने कॉटन लगाया हुआ है, कैसे भी करके ब्लीडिंग रुकी है, और मैं वेट कर रहा हूँ विकेट कब गिरे। विकेट गिरी, मैं गया, मैंने बनाया 64 उस दिन। दर्द हो रहा है। मुझे याद है कि वो जो लड़के थे मुंबई की टीम के, वो थोड़ा हंस रहे थे, मतलब मैं जब ऐसे चक्कर आया, मेरे को खून निकला, मेरा दिमाग तब गर्म हो गया। मैं कहा यार ये तो मैं इनको दिखाऊंगा, और अब मैं तो सर पे कफन बांध के गया, आउट तो आउट, मैं सिर्फ तड़ी दे रहा हूँ। सडनली जब मैं 30-40 रन पे पहुंच गया तो फील्ड बाहर, तो मुझे लगा अब तो गेम हाथ में आ गई। आई वॉज ऑन 64, और वो मैच 3 दिन के मैच होते। वो मैच हम फर्स्ट इनिंग जीत गए। अब शाम को जब हॉस्पिटल गए तो उसने स्टिचेस लगाए 15 स्टिचेस अंदर, अभी भी निशान है। सो ये जो दर्द में खेलना और ये आगे बढ़ना, मतलब ये मुझे लगता है कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। यू मूव ऑन, यू गो अहेड एंड यू डू द टास्क, जो तुम्हारे सामने टास्क है वो तुमको करना है। और कई बार इंजरी होती है ना, तो आपके पास एक अलग सा फियर फैक्टर आ जाता है कि आप जाते हो और बिंदास लड़ते हो। सो आई थिंक नेक्स्ट डे 74 पे आउट हुआ। उसके बाद भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, जहाँ पे मेरे कोच ने मुझे जो सिखाया था, जो मुझे ये बात बोली थी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जो एक माइंडसेट में और भी फ़र्क आता है ना, कि एक हमारे कोच हुआ करते थे बशीर शेख, मरहूम बशीर शेख, बहुत ज़बरदस्त किरदार थे, बहुत सपोर्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे इंडिया खेलते हुए नहीं देख पाए। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा खुश होते, क्योंकि बहुत सेल्फलेस इंसान थे, बहुत हेल्प करते थे बहुत लड़कों को, सिर्फ हमें ही नहीं। तो वो, और वो लूना लूना होती थी एक, 2 व्हीलर याद होगा, वो लेके हर जगह पे हर मैच देखने आते थे, दूर से खड़े रह के, और हर बच्चे की ग्रोथ चाहते थे। बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब के वो कोच थे, मेहंदी शेख, बशीर शेख। तो मुझे याद है वो मैच खेल के, जनरली हम लोग मैच खेलते थे, चाहे वो मोती बाग में मैच हो या कहीं पे भी, हम सीधा, हमारा जो क्लब है भुतड़ी जापा क्लब, उसका नाम है भुतड़ी जापा। अच्छा। तो वहाँ प्रैक्टिस करके बड़े हुए, आप डर कहाँ से। भूतड़ी जापा नाम है। हाँ जी। तो वो वहाँ पे ये बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब था, तो वहाँ पे हमको सर को मिलने जाना ही जाना है, चाहे हम प्रैक्टिस करें या कुछ भी हो, मतलब मैच के बाद तो पक्का जाना है। उस दिन स्टिचेस थे, सर को भी मालूम था, तो मैं सीधा घर चला गया। अगले दिन सुबह 74 पे आउट हो गया, और स्टिचेस लगने के बाद ज़्यादा दर्द हुआ। तो अब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, मैं छोटा भी था। अब शाम को तो हम लोग, तब तक रिजल्ट ऐसा था कि मुंबई की विकेट ज़्यादा गिर गई थी, भाई ने भी 5 कैच पकड़ लिए थे, तो हम दोनों भाई तो, मतलब जब अपने क्लब में जाते हो ना, आपको लगता है कि अच्छा भाई सुपरस्टार है, अब देखो कलर। हाँ, तो हम गए वहाँ पे, तो सर ने हम दोनों को देखा। सबको पता है बड़ौदा में मैच चल रहा है, क्लब के बच्चों को भी पता है, जो कुर्सियाँ लगा के सारे सीनियर लोग बैठे वो भी पता है, सर को भी पता है। सर ने ऐसा देखा और हम पीछे खड़े। सर ने ऐसा नहीं कि सामने आ जाओ तारीफ ये हो, कुछ नहीं, अगर ऐसे खड़े। ही वॉज वेरी गुड। तो सबसे बात करने के बाद फिर पूछा, हाँ बेटा कैसा आउट हुआ, ये उनका सवाल था। अच्छा। तो मैंने बोला सर मुझे ना ऐसा दर्द हो रहा था ये। सडनली सर गुस्सा हो गया, मैंने क्या पूछा। तो मेरी जवाब, मेरे जब मुंह से, मतलब जुबान से आवाज ना निकले। सर मैंने क्या पूछा। मैं बोला सर आपने ये पूछा कि कैसे आउट हुआ। तू क्या बोल रहा है। दर्द, दर्द की वजह से तू आउट हुआ। कैसे आउट हुआ तू। तो मैंने बोला सर ऐसा खेलने गया बाहर, एज लगी, गली में आउट हुआ। एक्सक्यूज कम दो, हाँ खेलने पे ध्यान दो ज़्यादा, सबके सामने। तो मुझे लगा यार यहाँ पे तो
मुझे लगा गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। हाँ। इधर तो गब्बर ने हाथ काट लिए। तो फिर सारे लड़के चले गए। फिर बसीर सर, मुझे याद है, मेरे कंधे पे हाथ रखा, वो मुझे वॉक कराने लेके गए। तो सर ने बोला कि बेटा देख, तुम दोनों भाई ना अच्छा क्रिकेट खेलोगे, पर हमेशा याद रखना कि कभी भी एक्सक्यूज मत देना। किसी भी चीज़ में आउट हो गए ना, दोबारा मौका मिलेगा। मार पड़ गई, दोबारा मौका मिलेगा, पर अपने आप को कभी एक्सक्यूज वाले सिचुएशन में मत डालना। अगर नहीं डालोगे तो बहुत क्रिकेट खेलोगे, ये बात को गांठ मार लो। वेल डन। वो अपने जगह, हम अपने घर। वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूलूंगा। That's coaching, right? That's life coaching. एब्सोल्युटली। To make an athlete, you're actually making a great character. Yeah. And that is why you continue to contribute, right? Yes. Your contribution will never stop because your strength of character Yeah. was built for life, not for just for the sport. मुझे लगा है कि इंडिया के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, नसीब वालों की बात है। मैं नसीब वालों कि मैं इंडिया को खेला हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे आप कहोगे कि आपको ये करना है, आप करो। आप बोलोगे मुझे 10वें माले से कूदा, मैं कूद जाऊँगा पैराशूट बांध के। नहीं भी बांधे तो मुझे पता है कि नीचे लोग खड़े होंगे, पकड़ लेंगे, चलो कूदो। वो फेथ था हमारे पास। हाँ। वी नेवर केयर्ड। जो भी तकलीफें आई है उसका हमने हमेशा सामना किया बिना एक्सक्यूज के साथ, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट हो, चाहे फिर बाद में अलग अलग पोजीशन में चीज़ें करना हो। आज लोग बात करते हैं कि भाई आपको मैन ऑफ द मैच मिला वनडे में लास्ट, उसके बाद क्यों नहीं खेले? आप T20 में लास्ट मैच आपका मैन ऑफ द मैच था, आप क्यों नहीं खेले? उसके बाद सेकंड थर्ड लास्ट टेस्ट मैच पर्थ में मैन ऑफ द मैच था, क्यों नहीं खेले? उसके बाद कोई बात नहीं, उतना ही था, उतना ही था। उसके बावजूद भी आज हाँ मैं खड़ा हूँ ना। आज मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था जसप्रीत बुमराह का। वो बंदा अलग है, उसने कमाल काम किया है, राइट। उसके जो नंबर्स हैं वो शायद जस्टिफाई ना कर पाए कि कितना कमाल का वो बॉलर है। मतलब इवन दो ही माइट फिनिश इन टॉप 5 ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स फॉर द कंट्री, अगर वो थोड़ा और साल खेल लेता है, तो मुझे लगता है खेलना चाहिए, वो इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब वो जो उसका नंबर देख रहा था वो 9वें नंबर पे अभी। मैं और मेरा नंबर उसके बाद 12वें नंबर पे। से डिस्पाइट ऑल द इश्यूज, डिस्पाइट लॉट ऑफ पीपल, अभी भी मैं अभी 2025 में हम बैठे ना, मैं 2012 में लास्ट मैच खेला था इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में। 13 साल बाद भी मैं 12वें नंबर पे हूँ। कहाँ पे? इंडिया की हिस्ट्री में ये बात की नहीं जाती है फॉर वट एवर रीजन, बट अभी भी 12वें नंबर पे हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर्स। जब आप वनडे टेस्ट सब मिलाते हो, T20 तो ज़्यादा खेला नहीं हूँ, लेकिन सब मिला के अभी भी 12वें नंबर पे हूँ, और उसके बाद लगभग 3000 रन भी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना भाई, तो मैं यही देखता हूँ कि जो मिला है ये खुदा का शुक्र है, शुक्रगुजारी एक और बार आ गई ना। और मेरे हिसाब से तो अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो टैलेंट इतना सारा है और इतने एरियाज में है कि वो निकलना भी जरूरी था। कि अगर खाली क्रिकेट का, तो भगवान ने कहा भाई हाँ तू क्रिकेट दिखा दिया ना, अभी मुझे कुछ और दिखा। तो वो भी चालू है। यस, आई डोंट नो वेदर आई इवन टोल्ड यू और नॉट। तो जब हम नी इंजरी से स्ट्रगल कर रहे थे 2012 में, बिफोर जस्ट बिफोर यू मेड योर लास्ट कमबैक, आई थिंक इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। यस, और हम उसको क्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो आई रीच्ड आउट टू वन ऑफ द बेस्ट नी सर्जन्स इन द वर्ल्ड। तो मैंने, आई यूज्ड टू गेट ऑन रियली वेल विद हिम, तो मैंने कहा यार आई नीड योर हेल्प इन दिस, प्लीज गाइड मी इन वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग इन दिस। तो उसने कहा मुझे सब कुछ भेज दो। आई सेंट हिम अ डिटेल्ड हिस्ट्री, वो सब कुछ भेजा। And I still have his letter. Yeah. He said, this, Ash, is a potentially career-threatening injury. It is highly unlikely that you'll be able to manage this. Yeah. Right? Yeah. So you should have a chat with the athlete. We never had, because I didn't believe that. Yes. I said, and we kept looking at research, and then we actually decided to start loading it. Yes. And magically, and obviously your willpower, your want to do it, and again you made a comeback. So I understand what you're saying in the way that you with your character have done something certain things which were extremely difficult to pull off. Yeah. And now we understand, those who are watching this and those who will watch this and me, even myself, where this comes from. So it's from the exposure to adversities from a very young age, and more importantly, the way that you address those adversities and took them in your stride and used it to create a fantastic, majestic character. मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो जाए ना आपके सामने, कोई भी तकलीफ आ जाए,
उसका सोल्यूशन है. सो बेसिकली दो दैट्स द चीज़ है. बिलीफ. प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है. ताला चाबी है. बिल्कुल. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में. जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक आप जिंदा हो. सिर्फ सांस लेना जिंदा नहीं है. सिर्फ सांस लेना अगर जिंदा होता ना भाई, तो ये जो बड़ी बड़े लोगों ने काम किया ना, वो नहीं कर पाते. सो मैं, कोई मुझसे पूछता है ना, भाई कैसे हो? जिंदा हूँ. अरे यार क्या बात कर रहे हो? नहीं, जिंदा हूँ. जिंदा हूँ मतलब सब कुछ बढ़िया है. Full of life. फुल ऑफ लाइफ. High on life. बिल्कुल, बड़ा जरूरी है. Injuries are a part of the game, right? जिंदगी है भाई, स्पोर्ट्स की जिंदगी. मुझे लगता है कि यार आजकल जब बात होती है ना कि यार ये लड़का इंजर्ड हो गया या खेलते खेलते इंजर्ड हो गया, तो भाई कौन इंजर्ड होगा? सोफे पे बैठने वाला, टीवी देखने वाला इंजर्ड होगा, उसको भी इंजरी होगी, बैक इंजरी. तो आज अगर उसके लिए ज्यादा दुख की बात है. आपने तो कुछ किया भी नहीं यार. आप फिर भी इंजर्ड हो गए, हम तो खेल के इंजर्ड हो गए. सो खेलोगे, इंजर्ड हो गए यार, आगे बढ़ो. ये कोई गुनाह नहीं है. अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम में उसको गुनाह बनाया दिया गया था. अब भी है इरफान. अभी भी प्लेयर को ब्लेम है. बुमराह, आप इंजर्ड कैसे हो? अरे इंजर्ड हो गए. आप खेले, आपने परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अब इंजर्ड हो गए. अब सबका काम क्या है? अब सबका काम है टू रैली अराउंड दैट पर्सन, टू एंश्योर दैट दे आर लुक्ड आफ्टर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू सपोर्ट देम. सपोर्ट सिस्टम अच्छे से बना के लड़के को आगे ले जाके, और स्पेशली ना मुझे लगता है कि टॉप लेवल पे तो फिर भी सपोर्ट किया जाता है. मतलब जहाँ तक मैंने अपने पर्सनल लेवल पे देखा हुआ है, जब वो बंदा टॉप लेवल से एक कदम नीचे आता है ना, फिर उसे बताया जाता है, अच्छा बेटा अब हम आपको दिखाते हैं. वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए. आई एम बीन अ विक्टिम ऑफ दैट. और मुझे पता है, आई नेवर क्राइड ओवर इट बिकॉज आई डिडंट केयर, एंड आई हैड माई ओन कैरेक्टर एंड आई हैड माई ओन बिलीफ सिस्टम. सो मैं लड़ा हूँ और मैंने बोला ठीक है, देखा जाएगा यार, ये गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं. मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लड़ी है मैंने. लड़ना मतलब लिटरली पंचिंग करना नहीं है. जो पहली तौर पे जो लड़ाई होती है वो the grit with which, yes. in fact, I remember I was in the dressing room. You were not there at that time, and some of the senior players were in a very tough situation, saying we need the grit of Irfan Pathan at this point now. जब मैं नहीं था, जब मैं इंजर्ड था इंग्लैंड में. इंग्लैंड में. तो I felt so happy and proud कि मैंने कहा look, you know, even when he's not there, he's being missed at the highest level. किसने बोला था वो बात? सचिन ने. Yes, I remember that. I remember you told me this. He's a great human being. He's a great character, and he always talks about Indian cricket कि क्या किसको benefit हो सकता है. मतलब when I'm not there, he's talking about me. So that's a I'll say blessing and a great compliment for me. So obviously we've spoken a lot about injuries, how you've dealt with them. It was unfortunate, but you came out a winner every single time, and you continue to do so even now. You're playing, you're doing so many things, right? अब भी वही एक्साइटमेंट होती है. आई स्टिल गेट द सेम फोन कॉल कि यार मुझे 2 हफ्ते में तैयार होना है, मुझे बॉलिंग करनी है, मुझे बैटिंग करनी है. सो वेरी नाइस टू हियर. लेकिन जब वो इंजरीज में पेन के साथ जब उतरना होता था, और एक शब्द होता है उसको हम यूज करते हैं इन आवर फील्ड अलॉट, उसको बोलते हैं फियर अवॉइडेंस. अगर आपको कभी चोट लग गई तो उसके बाद आपकी बॉडी वही काम करने में घबराती है. ट्रॉमा. तो वो फियर अवॉइडेंस वो रजिस्टर हो जाती है. अफेक्ट ऑफ पेन रजिस्टर हो जाता है आपके दिमाग में कि इस कारण मुझे पेन हुआ, मैंने बॉलिंग करी, मैंने बॉलिंग से पेन हुआ, तो बॉलिंग बॉडी कहेगी यार बॉलिंग मत करो. तो ये अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें बाकी सारी पॉपुलेशन पे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर लोग फील करते हैं कि कुछ हैवी उठा लिया, कुछ हो गया, राइट, या कुछ गलत तरीके से उठा लिया, एल्बो में कुछ हो गया, अब दोबारा करने में डर लगता है, राइट. दैट इज फियर अवॉइडेंस. 2 सवाल हैं. पहला तो हैव यू एवर हैड दैट मोमेंट ऑफ डाउट कि यार दोबारा हो गया तो? दूसरा सवाल ये है कि उसको ओवरकम कैसे किया, क्योंकि हमें पता है कि ओवरकम तो किया आपने. पहले सवाल का जवाब, कभी रेगुलर भाई. अच्छा. रेगुलर, स्पेशली आफ्टर द बैक इंजरी. आफ्टर द बैक इंजरी ऐसा लगता था यार कि, और बैक इंजरी में यू ऑल्सो नो कि बैक इंजरी में ना कई बार वो हैमस्ट्रिंग पे मारता था. हाँ, तो बार बार हैमस्ट्रिंग जाता था. करेक्ट. और वो सोरनेस रहता था. करेक्ट. क्योंकि बैक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट. बैक इंजरी में आपके बोन्स होते, आपका डिस्क होता है, आपके नर्व्स होते, मतलब बधेरी चीजें होती. इसीलिए पूरे दुनिया में बैक सर्जरी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बिकॉज वो नर्व अलग अलग जगह पे जाती है पैर में, जो माजूर भी कर देती है लोगों को. इसी वजह से केस वगैरह हो जाते हैं ओवरसीज में, तो बैक सर्जरी लगभग लोग डरते कर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. इवन सर्जन्स भी. इट्स द लास्ट रिजॉर्ट, राइट. इट्स द लास्ट रिजॉर्ट. जब वो बैक इंजरी मेरी ऐसी इतनी मतलब बूढ़े वाली इंजरी हो गई ना, आई रिमेंबर यू सेइंग ये तो किसी 50 साल के बूढ़े की बैक है. 50 साल के बूढ़े नहीं होते भाई. मैं होने वाला हूँ. जवान है भाई, बाल एकदम बराबर है. तो
वो जब हुआ ना उसके बाद जब बार बार रिकरेंस हो रहा था हैमस्ट्रिंग में, तो हमेशा लगता था यार मैं अगर 135 के ऊपर डालूंगा ना तो ऐसा लगता था यार फटक से कुछ होगा, यार ये अब वापस कुछ होगा। तो जैसे जोर लगाने जाए तो बॉडी अपने आप को रोक लेती थी। तो वो पेस कम होना, वो इंजरी के बाद वो सारी चीज़ें, वो जद्दोजहद चलती रहती थी, क्योंकि जब तक मेरी इंजरी आपके पास आई तब तक तो भाई काम लगभग खत्म हो चुका था। मतलब वहां से लौट के लोग वापस नहीं आते। जब मैं खेला उसके बाद इतना भी, जो इंडिया को कमबैक भी कर गया, लोग खत्म हो जाते। तो फियर अवॉइडेंस में फिर पैरामीटर क्या रहता है, कैसे ओवरकम करते हैं उसको? एक नींद चाहिए, मतलब एक नींद। मतलब मैं आज सपोज आज का मेरा दिन फेल हो गया, मैं ठीक है, अब मैं घर आया या मैं होटल गया, आई जस्ट वॉन्ट टू शट एवरीथिंग, अच्छा, जस्ट वॉन्ट स्लीप। मेरे को बस जाके 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। मैं सुबह नया आदमी हूँ, चाहे मैं कुछ भी मेरी जिंदगी में फेलियर आ जाए या कोई भी चीज़ का मैं सामना कर लूँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेंटली भी मैं 8 घंटे की नींद में वापस आ गया। इट्स ऑलवेज बीन द केस। मतलब मैं इसी वजह से इतने सारे जो सेटबैक्स आए मेरी ज़िंदगी में, इंजरी से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, टीम से ड्रॉप होने से लेके, या कुछ भी आया, कुछ और भी, आई गॉट बैक एवरी टाइम। बिकॉज मेरे को लगता है कि आप सो जाओ, रिकवर कर लो, रिकवर करके फिर बाद गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट, एक्चुअली सिंप्लीफाइंग इट। मुझे ये लगता है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स जिंदगी में, ये बड़ा ज़रूरी है। उसको ज़िंदगी में लाना मुश्किल काम है, वो प्रैक्टिस से आता है, वो किरदार से आता है, लेकिन आप अगर कंट्रोल वही करोगे जो आप कर सकते हैं। अभी कोई चीज़ मेरे हाथ में है नहीं, जैसे सिलेक्टर का काम है सिलेक्शन करना, मेरा काम है परफॉर्म करना। मैं सिलेक्टर को तो जाके नहीं बोल सकता ना, मेरा काम है परफॉर्म करना, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे उसके लिए मेहनत करना है, और मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मुझे ठीक करना है। प्रॉब्लम सोल्यूशन, ताला चाबी। ताला चाबी, ताला चाबी। तो ये चीज़ को ज़िंदगी में उतारना ना, ये सबसे मुश्किल काम है जो लोग नहीं कर पाते हैं। पर अगर आप रोज़ एक ही चीज़ बार बार करते हो ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है रिपीटेशन से आपकी ज़िंदगी में वो सेकंड नेचर नहीं बनती, बनती ही बनती है। कंसिस्टेंसी और लगातार करना है। मतलब आज अगर मैं सपोज बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं बनाता हूँ लेकिन मैं अगर रेगुलर उससे बनाता रहूंगा तो वो मेरा सेकंड नेचर बन जाएगा। मुझे पता है कि दूध इतना ही डालना है, मैं कब भी नहीं डालता हूँ, मुझे पता है कि मैं दूध इतना ही डालना है, शक्कर इतनी ही डालनी है, फट 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 फट, वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस से डिलीवर होने लगेगा। ऑटोमेशन, मतलब वो ऑटोमेटिक चलना चाहिए आपको। अगर मेरी अगर एक्शन रिपीटेटिव है बॉलिंग में, अगर मेरी एक्शन मतलब मेरी लोडिंग से लेके, मेरा बैकफुट लैंडिंग से लेके, मेरा फ्रंट फुट लैंडिंग से लेके, मेरा हाथ बार बार एक ही चीज़ करता है, तो मेरा ब्रेन भी ना वैसे ही रिएक्ट करता है। तो मैं जब यॉर्कर डालना चाहूँ तब यॉर्कर डाल सकता हूँ, जब मैं लेंथ डालना चाहूँ तब डाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ को बार बार किया है। सेम विद बैटिंग, सेम विद फील्डिंग, सेम विद कुछ भी जिंदगी में, चाहे वो आप इंजीनियर हो, चाहे आप एक्टर हो, या आप कोई भी हो, एक चीज़ बार बार करोगे आप पुख्ता हो जाओगे, पुख्ता हो जाओगे तो आपके लिए वो सेकंड नेचर बन जाएगा। Actually, in our clinical field also, I see a lot of, I meet a lot of people now who struggle with their sleep for various reasons. And I know there is a lot out there. There are a lot of discussions out there. It's probably a complete different topic to discuss. But वो एक रात सो जाना भी अभी नसीब वालों को मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ना इनसिक्योरिटी से आती है। राइट। मुझे लगता है कि अगर कमेंटेटर ना बहुत सिक्योर है, चाहे वो फाइनेंशियली या अपने आप में, तो वो सीधी बात करेगा, ब्लैक एंड वाइट। वो कभी भी ना आधी आधी बात नहीं करेगा, जो दिखेगा वही बात करेगा। Now that's how you live your life pretty much. That's how I live my life, and because I'm secure, I'm secure in my own way, secure financially। मतलब आज अगर मैं कुछ भी नहीं भी करूँगा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मतलब सॉर्टेड है पूरी ज़िंदगी के लिए। सो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब आती है ना, सो आई डोंट हैव टू प्लीज एनीवन, आई हैव टू कॉल एज इट इज, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही करूँ। Okay, I'll flip this for you. If you weren't, God forbid, if you weren't financially secure, would you change your behavior? मैं ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी या कोई भी सिक्योरिटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप जनरल लोगों की बात करेंगे, ज्यादातर लोग वो पीपल प्लीजिंग, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी टर्म्स पे रहने का, बिकॉज वो सिक्योर है बिल्कुल, और हर लेवल पे सिक्योर है। अपनी टर्म्स पे रहना, बदतमीजी नहीं करना है, तहजीब से रहना है। हर किसी के लिए तहजीब देना, चाहे वो बड़ा आदमी हो फाइनेंशियली या फाइनेंशियली इतना मजबूत ना हो, हर इंसान को आप रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। मैं अपना पॉइंट भी अगर रखूंगा कमेंट्री में, मैं अपना पॉइंट रखूंगा, मैं बेइज्जत किसी को नहीं करूंगा, तो वो मेरा माइंडसेट रहता है हमेशा। लेकिन
अगर सिक्योरिटी नहीं है फाइनेंशियल, तो लोगों में थोड़ी कमजोरी आती है और वो अंडरस्टैंडेबल है, चाहे वो कोई भी सिक्योरिटी। अब जरूरी नहीं कि आपके बैंक में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। क्या आप जो भी आपके पास है उससे आप सिक्योर हो या नहीं, आपका जो किरदार है उससे आप सिक्योर हो या नहीं, आपकी फैमिली में आप सिक्योर हो या नहीं, अगर आपकी वो सिक्योरिटी है तो फिर आप दादा कोई हो। फर्क नहीं पड़ता। 100% आप आगे बढ़ते जाओगे, आप अपना काम करते जाओगे, आप जहां पे झुकना नहीं वहां आप झुकोगे नहीं। डू यू रिमेंबर हाउ यू रिटर्न टू बॉलिंग आफ्टर द बैक इंजरी? मुझे पता है बैक इंजरी की काफी बात कर चुके हैं, वो एक्शन मुझे कभी नहीं भूलता, अभी भी वो मेरे दिमाग में आता है, और मैं कई लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज ऑफ फियर अवॉइडेंस इज सच अ बिग थिंग। सो डे 1 6 महीने के बाद हमने बॉलिंग शुरू करी है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी एक्साइटेड, एंड you've got your own process, राइट? आपने प्रॉब्लम अपनी तरीके से समझी है, आपने उसका एक पैरेलल सोल्यूशन भी खड़ा कर लिया है जिसका मुझे नहीं पता। 1.5 साल का दर्द था भाई। Taking nothing away from that, right? But I'm just now it's funny. उस टाइम पे तो I was lost, I was worried, मैंने कहा ये अब क्या करेंगे? तो हुआ क्या, तो मैंने आपको बॉल दी, तो लिटरली आपका ही एक्शन था, आई एम नॉट वेरी गुड विद योर एक्शन, योर लेफ्ट हैंड, तो आपने बॉलिंग करी और आप ऐसे ही रह गए और ऐसे निकल गए, तो मैंने कहा इरफान, तो आपने क्या बोला कि ना बैक झुकेगी ना बैक टूटेगी। तो द पॉइंट इज के इतने सधे हुए महारथी बॉलर, अगर फियर इतना आपके माइंड को अफेक्ट कर सकता है कि मैं रीइन्वेंट करूंगा अपनी बॉलिंग अपने हिसाब से, जो आपने सोचा वो अपने हिसाब से आपने बोला कि मैं, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के हाउ फियर of getting injured again can affect people so much. It can change their behavior, change their psyche, change the way that they approach even simple things. Yes, absolutely. और वो पूरे करियर में आपको वो महसूस होता है, चाहे वो फियर हो, आपको इंजर्ड होने का फियर, चाहे वो ड्रॉप होने का फियर, ये रहता है। बट true. That is actually it's philosophical, right? The fear of. बिल्कुल. That fear of could be of anything. बिल्कुल। और ये सच बात है कि फियर सबसे बड़ा झूठा है। फियर इज द बिगेस्ट लायर, क्योंकि वो तो है नहीं ना, हुआ नहीं है ना, कुछ हुआ नहीं है, पहले हो चुका है लेकिन अभी नहीं हुआ है, पर अभी भी आपके दिमाग में प्ले कर रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। सो बेसिकली आपको यही बोलना है कि वो झूठ बोल रहा है, आपको आगे बढ़ना है, उसको फेस करना है और निकलना है आगे। सो आपने उसको अगर फेस कर लिया तो उसकी जो जितनी भी वो झूठापन है वो निकल जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, फियर अवॉइडेंस आपको क्या क्या छुपा देती है। या ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे 20 साल से बॉलिंग कर रहे थे, बॉलिंग देख रहे थे, बॉलिंग को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन दैट इज हाउ इट कैन अफेक्ट यू। एंड अगर आप, जिसका ये काम है, जो उसमें महारत है जिसकी, अगर आप इतना अफेक्ट हो सकते हैं, तो इमेजिन अ रेगुलर पर्सन इन देयर फियर ऑफ कि अगर मैंने दोबारा आधा घंटा बैठ गया, मैंने दोबारा झुक लिया या मैंने दोबारा कुछ उठा लिया तो मेरी कमर तो गई, या मेरी एक गर्दन का दर्द है या कुछ भी है, तो ये परमानेंट हो गया, अभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये जस्ट the way it affects you is also plays a huge role in the way that you come out of it. Yeah, absolutely. और इसी वजह से जो नॉन एथलीट रहते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको कभी घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है या नेक में दर्द होता है, कुछ ना कुछ दर्द होते रहता है, तो जब वो कंप्लेन करते हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, जब ये ऐसी बातें करते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि अपने आप को ना थोड़ा पुश करो। अपने आप को आप पुश करोगे ना, तो वो जो दर्द नीचे रह गया है, जो नीचे के लेवल पे रहा है, वो कैमोफ्लेज हो जाएगा, वो चला जाएगा और आपकी मजबूती आ जाएगी। आप मजबूत कर लोगे अपने आप को, तो वो दर्द, तो कुछ दर्द रहेगा ही नहीं। अब ये मैं जानता हूँ कि ये जब एथलीट होते हो, जो स्पोर्ट्समैन होते हो, तो आपके लिए तो रोजमर्रा की चीज है ना, रोज हारना है, रोज टूट रहे और रोज टूट रहे, जुड़ रहे, रोज हार रहे, रोज आके फिर जीतने के फिर पीछे लग जा रहे हैं, फिर भी शायद कई बार ऐसा होता है कि बार बार हारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर लड़ रहे हैं। इसीलिए आज के ज़माने में ना मैं लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, यही हिदायत देता हूँ कि बच्चों को ना स्पोर्ट्स खिलाओ। बच्चों को आप स्पोर्ट्स खिलाएंगे ना, तो वो इतना कुछ सीखेंगे, शायद वो स्कूल में इतना ना सीखें, क्योंकि वो टीम के साथ खेलेंगे, वो हारेंगे, हारने के बाद फिर जीतने का जज्बा लेके आएंगे, फिर कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिनको लगे अरे यार ये मैंने कर दिया। मतलब गोल कीपर है, चलो उसने यार एक मैच में 3 गोल दे दिए, दूसरे मैच में आगे उसने 2 गोल बचा लिए उड़ के, डाइव लगा के, उसको लगा यार ये मैं कर सकता हूँ, वो भी हो सकता है मेरे साथ, ये भी हो सकता है, हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ।
सो लड़ने के बाद, हारने के बाद जो जीतने की जो उसको राह मिलेगी ना, आई थिंक दुनिया में जिंदगी जो है ना आपकी वही है, जिंदगी यही है ना. Possibility of a win, right? It's the Absolutely. hope of a win. आई थिंक And दैट working इज द towards मोस्ट it. एक्साइटिंग थिंग भाई. नॉट, मेरे को कई बार लगता है जीत से भी ज्यादा जो उसकी एक्साइटमेंट है ना, वो कमाल की चीज है. क्योंकि एक बार आप जीत गए, ट्रॉफी हाथ में ले ली, फिर तो आप घर चले गए, सेलिब्रेट कर लिया. लेकिन उस जीत के पीछे की मेहनत, उस जीत के पीछे की तैयारी, उस जीत के पीछे जो जद्दोजहद है, जो किसी को नहीं पता, आपको पता है, आपके टीममेट्स को पता है, और उसके पीछे थोड़े बहुत निगल्स, उसके पीछे जो कहानियां सिर्फ आपको पता है, वो एक वक्त के बाद निकलती है. लेकिन जब वो हो रहा है तब आपको पता है. तो वो जो पूरी जर्नी है, जो एक्साइटमेंट है, आई थिंक दैट्स लाइफ. और इसीलिए जब नॉन एथलीट जो छोटी मतलब जो होता है, उसको मैं हमेशा ये बात एक सलाह देता हूँ, मैं अपने आप से देता हूँ कि हमेशा स्पोर्ट्स फिजियो को पकड़ो. क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियो आपको ऐसी एक्सरसाइज करवाएगा, ऐसे काम करवाएगा ना, ऐसा लगेगा आपको ये इंजरी कभी थी नहीं, और आपकी फिटनेस एक अलग लेवल पे चली जाएगी. The physical part of it, the actual healing of those bones, the management of stabilizing of that entire structure was one thing. But the emotional pain of it, the feeling of being let down, the feeling of why me, इतने सारे bowlers खेल रहे हैं यार, मैंने तो अभी शुरू ही किया अपना क्रिकेट, and I'm doing so well. How did you deal with that? So एक तो भाई ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है कि फिजियो है ना, फिजियो सिर्फ हीलर नहीं होता है, वो एक मेंटोर भी होता है. सो आई थिंक यू हैव दैट कैरेक्टर. सो यू कमिंग इनटू एनसीए, दैट एक्चुअली चेंज द पर्सपेक्टिव अ लॉट. बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है उससे. क्योंकि मुझे याद है कि आप अगर बेंगलोर में रहते हो, अपने घर से दूर रहते हो, 4 से 5 महीने वहाँ पे बिताते हो, आप अकेले होते हो, आपके कितने भी दोस्त आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फैमिली से दूर हो, वहाँ पे फिर आपका फिजियो के साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो किस तरह से आपको थोड़ा पुश करता है. और क्योंकि बहुत मोनोटोनस होता है ना, आप पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट काम कर रहे हो, 45 मिनट आप रिहैब कर रहे हो, क्योंकि जब आपकी इंजरी होती है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर नहीं सकते, आपकी बॉडी लोड नहीं लेगी. वहाँ पे फिजियो का रोल आता है, जो सिर्फ हीलर नहीं, वो मेंटोर है. मैं करूँ कुछ? कॉफ़ी पियो बस, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खड़े रहो, मेहमान नवाजी का आनंद लो. ये पहले चाय का शौक था ज़्यादा, कॉफ़ी बीवी. अच्छा. सो कॉफ़ी चेंज करना ही पड़ता है. देखो भाई, चाय मोहब्बत है. अच्छा. ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम ना तो कोई दे सकता है, ना ले सकता. पूरी वफादारी है. वफादारी पूरी. बचपन से चाय से मोहब्बत है. नाश्ता हुआ करता था हमारा. So many cricketers हैं इरफान, Yeah. बोलते हैं चाय और रस. सो हमारे पास रस मतलब ज़्यादा पैसा. अच्छा. तो ज़्यादा पैसा नहीं, सूखी मूखी जो रोटी बच जाती थी एक दिन पहले, हाँ. अगर रोटी बनी है, हाँ. चावल बने हाँ. तो ठीक है, लेकिन अगर रोटी बनी हुई है तो जो टूट जाती थी रोटी, मालूम है, जिसके शेप हाँ. डिफरेंट शेप होते थे, तो वो उसको तवे पे फ्राई कर देना. अच्छा. वो फ्राई वाले जो वो पूरी बन जाती थी ना, हाँ. लाल कलर की हाँ. एकदम, वो चाय के साथ. अब फर्क ये बदला है, चाय में पता है एक ही चीज बदली है. क्या? पहले होता था 50-50, 50% दूध 50% पानी. हाँ. अभी है 99% दूध. ओह. तो दूध वाली एकदम कड़क चाय. प्रॉस्पेरिटी. यस. तो चाय $2 में वाले दूध से हाँ अब 99% A2 मिल्क. यस. और वो भी फुल क्रीम. ये भाई ये सब वो नहीं है भाई कि भाई फैट फ्री है, ना ना ना. चाय के साथ मगजमारी नहीं करने का, कोई बेईमानी नहीं. चाय मतलब एकदम मक्खन. अच्छा, मेरा ये है कि अगर चाय मुझे अच्छी नहीं मिली, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में था 2 हफ्ता, तो वहाँ पे चाय अच्छी मिलने वाली नहीं है. बेचारे जो घर से बना के लाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ. मैं किसी भी 5 स्टार होटल में जाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई. मुझे you wouldn't have tea at our place के मैं बनाऊंगा. हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वरना क्या बनेगी. हाँ, तो मेरी थोड़ी सी दिक्कत हुआ है चाय के मामले. खाना मुझे कुछ भी खिला दो, मुझे आप 1 महीना नॉनवेज मत दो, चलेगा. मुझे हर दिन एक ही खाना खिलाओ, चलेगा. वो भी मज़े से खाऊंगा, कंप्लेन करके नहीं, मज़े से खाऊंगा. लेकिन चाय में ना, या तो अच्छी पीऊंगा या तो नहीं पीऊंगा. चाय मोहब्बत है, और मोहब्बत के साथ मस्ती नहीं. तो अब ऐसा है कि कॉफ़ी जो है, जो कॉफ़ी बन रही है, ये मोहतरमा को बड़ी पसंद है. तो मेरे हाथ की कॉफ़ी, शाम को वो टर्न हमारा होता है. नाश्ता जो है पराठा, प्रॉपर घी वाला पराठा, और चाय मोहतरमा के हाथ की. क्या बात है. वो हमें पिलाई जाती है 2-2.5 कप. और वैसे हम ओ भाई यस, ये देखो कॉफ़ी उबल गई. अब ये देखो, ये कॉफ़ी बनाने का तरीका भी है ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो इसको मैंने प्रॉपर फ्रॉथ कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये फ्रॉथी कॉफ़ी आपको नज़र आएगी। तो इसको फ्रॉथ करके, ये हमारा मशीन है। अच्छा, बीवी ने बोला है भाई कि इसके अंदर से डालना यार एस्थेटिक्स का ध्यान रखो। बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और इसको आराम पे सोफे बैठ के पियेंगे? हाँ हाँ, नहीं सोफे पे नहीं बैठ सकते भाई। हाँ? ना 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 ना, सोफे पे बैठ नहीं सकते। वाइट सोफा है। तो आपको बेसिकली ना, अब ये देखो, क्या बात है, क्या बात है। ओके ठीक। शादी वाली कॉफी हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कॉफ़ी हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही पी सकते हैं। हाँ। सफ़ेद सोफा है, सोफे के rules नीचे are rules। रूल्स, कारपेट है उसके नीचे, हाँ। वो भी थोड़ा क्रीम कलर का है, हाँ। खराब नहीं होना चाहिए। ये हमारा रूल नहीं है, नहीं। हमारी मोहतरमा का रूल है, उसको फॉलो किया जाएगा। In making tea, in serving tea, that whole tea is a ritual for you, right? ओ भाई, खाना खाने में मजा है, लेकिन खाना खिलाने में, ओ भाई जो मजा है खिलाने में, ये अच्छी चाय कॉफी पिलाने में जो मजा है वो अलग ही है। एक्चुअली एक और बात मैं करना चाह रहा था। तो इवन व्हेन यू हैड मतलब घर तो घर होता है, हाँ। छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे yeah. कैसा भी हो। आई नेवर थिंक ऑफ हाउस एज अ हम्बल हाउस और अ घर तो घर है भाई। महल। घर है, घर तो घर है बिल्कुल। बट दैट वाज अ स्मॉल हाउस और स्मॉलिश हाउस दैट यू हैड इन बड़ौदा पहले, इस घर से पहले। एंड there was no hesitation in calling anyone in that house. So the whole team has come there. Yes. Right? And you would take a lot of pride कि ये अम्मी खाना बना रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. हाँ, आ जाओ. And that was, but there was no hesitation in that, right? कि छोटा घर है, लोग मतलब obviously creators उस टाइम पे so मुझे याद है, रहते थे। मुझे याद है कि जब हमारा घर था, so सपोज ये डाइनिंग टेबल वाला जो हिस्सा है, ऐसे 2 डाइनिंग टेबल रख दो तो पूरा घर खत्म है। इतना बड़ा जो मस्जिद का हमारा घर था, वहाँ पे हम 5 लोग रहते थे। मुझे याद है कि जब भी मेरी अम्मी की बहनें, मतलब मेरी खालाएं, अगर वो आई अहमदाबाद से और अगर 2 खालाएं आ गई, तो जाहिर सी बात है मैं, मेरा भाई और मेरे वालिद साहब मस्जिद में सोते थे। मस्जिद के एरिया में जाके चटाई बिछा के उस पर सोते थे। और खुशी खुशी, ऐसा नहीं है अरे यार नहीं नहीं नहीं, खुशी खुशी सोते थे, ताकि घर में जगह ही नहीं है। तो अब घर में जगह नहीं तो कहाँ सोएंगे। तो जब तक वो हमारे घर में मेहमान है, तो भाई घर छोटा था, दिल बड़ा था, और वो उसको एक्शन में हम करते थे। तो इसी वजह से वो चीज़ हमने बार बार देखी है। तो इसी वजह से मतलब जब भी आज के ज़माने में मतलब मुझे लगता है कि यार ये खाना खिलाना, ये लोगों को जो भी है एक हाथ बटाना, तो ये तो आपकी खुशनसीबी है कि आप ये कर पाते हो। ये खुशनसीबी है, अगर आप नहीं करोगे तो ऊपर वाला किसी और से आप वो काम करवाएगा। How beautiful। और सफा परेशान नहीं हो जाती यार? तो क्योंकि मैंने तो देखा जब भी भाई कहाँ हो, बॉम्बे हो, घर आ जाओ, बॉम्बे हो घर, तो मैं और कोई ना कोई रहता है घर पे, तो सफा। और मुंबई में तो अब ऐसा हो गया ना कि हमारे जितने भी बाहर दोस्त हैं, तो वो स्टॉप ओवर है, मतलब जो बड़ौदा जाते हैं सब मुंबई में स्टॉप ओवर। सो 2 या 3 दिन। सो आई एम एक्चुअली वेरी लकी कि जो मेरे घर की, जो मेरी शरीक हयात है, जो मेरे घर की बीवी, मतलब मेरी बीवी है जो मेरा घर संभालती है, या उसका घर के अंदर मैं रहता हूँ, जो भी है, मतलब जो हमारा घर है, वो इतनी पॉजिटिव वाइब देता है। जो भी आता है ये बात कह के जाता है। 100%। उसका रीज़न सफ़ा है, बिकॉज सफ़ा इज़ वेरी वेलकमिंग। शी इज़ सो वेलकमिंग कि कभी भी आज तक, स्वीट, वार्म, वेरी वार्म, और एंड वेरी चिल्ड आउट ऑल्सो। मतलब वो ऐसी मेहमान नवाजी करती है कि आप अगर सपोज 3 दिन यहाँ पे हो या 4 दिन हो, आप आएंगे तो कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू नो आपके सर पे हैं। और साथ ही में आपको ये भी एहसास नहीं होगा कि वो आसपास नहीं है। सो शी इज़ ऑलवेज देयर, बट शी विल लेट यू बी इन दिस हाउस। मतलब किचन में आपको जाना है, आप किचन में चले जाओ, आपको जो भी घर में इस्तेमाल चीज़ें करनी है। अच्छा, मुझे तो ये सब पता नहीं ना, गेस्ट रूम अगर तैयार किया जाता है, हम तो भाई, हम तो देसी लोग हैं ना यार, वो प्रॉपर है ना, वो एक ट्रे बनवाएगी, है ना, कि ट्रे के अंदर काजू होगा, बादाम होगा, पिस्ता होगा, अखरोट होगा, बिस्किट्स होगी। अगर बच्चे हैं हाथ में तो बच्चों के लिए खाने वाली चीज़ें उस ट्रे में रखी जाएगी बाकायदा। और वो गेस्ट रूम में जब गेस्ट आने वाला है उससे पहले, मतलब जो जिस तरह उम्र का गेस्ट है उसके हिसाब से वो चीज़ें अंदर रखी जाती है। मेरे वालिद हमेशा पहले दिन 1 तारीख को सैलरी देते हैं वहाँ पे, जितने भी जो वर्कर्स है, ड्राइवर्स है, कुक है, जो भी घर में रहते हैं या फार्म पे जो भी है, सबकी सैलरी दे के 2nd या 3rd को मुंबई आ जाते हैं। अच्छा। वालिद साहब का कमरा रेडी होता है और वो सफ़ा एकदम पूरी तरह से तैयारी कर देती हैं। 7 बजे वालिद साहब को चाय चाहिए, चाय नाश्ता रेडी होता है। तो शी इज़ सो वेलकमिंग कि कोई भी, अगर जैसे रिश्तेदारों के अलावा भी जो हमारे दोस्त भी आते हैं,
and that makes my life so much easier. So I'm able to do whatever I want to do it because of her. According to the world, I am many things when it comes to husband. Obviously, we never say anything. We keep it very low profile. We want to make sure. मैं सफा को force करके इंस्टा पे लेके आया हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो रेगुलर पोस्ट करें, पर वो करती नहीं. But she's actually wants to live a life very low profile. She wants to enjoy that kind of luxury. मतलब she's that kind of lady. She takes pride in the way she takes pride in the house. She takes pride in me, my kids, our kids rather. So यही खड़ी है. yeah, यही खड़ी है. So every little detail also. मतलब वो हर चीज में इतनी तवज्जो देती है. चाहे मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता हूँ. तो आई थिंक I have grown after my marriage, as I say, as a person, as जो भी चीज़ें हैं. तो मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, और उसके बाद एक फेज़ आता है जब आपको एक थोड़ा सा अपनी अलग लाइफ में लेके जाना है. I could not have asked for a better, partner in my life because she's wonderful. उसको दीन और दुनिया का पूरा इल्म है, और वैसा होना बड़ा ज़रूरी है. मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के. बहुत बढ़िया कॉफ़ी थी. थैंक यू अगेन. यू वेलकम. आपके घर पे मैं कई बार आया हूँ, पिछले घर पे भी आया हूँ जब अभी तो बहुत खूबसूरत आपका बड़ा घर है, ये भी बहुत बड़ा घर है. पर इससे पहले जहाँ आप रहते थे वो छोटा घर था, हम बात भी कर रहे थे कॉफ़ी पे, उसमें पूरी टीम आ जाती थी. पूरी टीम, और सब लोग एंजॉय करते थे. कोई ज़मीन पे बैठा है, कोई मूढ़े पे बैठा है, कोई टेबल पे बैठा है. तो ये जो गिविंग नेचर और ये साथ में वेलकमिंग, घर के कुछ किस्से तो हुए होंगे. युवराज घर पे आए और बाकी लोग घर पे आए. तो कुछ है इंटरेस्टिंग किस्से याद आपको? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं. मतलब देखो, सबसे पहले तो घर में ना अगर कोई मेहमान आता है तो मतलब ये बड़ी एक्साइटिंग बात होती है हमारे लिए. हमें मज़ा आता है. मतलब वो बंदा आए घर में, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आए और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाए, अच्छी यादें लेके जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है. खाना खिलाना, कॉफ़ी पिलाना हाथ से बना के, वो सब शायद वो मेरी वालिदा को भी हमने देखा है. हमें याद है जब हम अंडर 15 या अंडर 14 में खेलते थे बड़ौदा में, स्कूल का अगर मैच भी हुआ, पोलो ग्राउंड पे मैच होता था, तो अगर चावल अगर बनाया है तो तुअर की खिचड़ी होती थी, वो मेरी माँ बड़ी अच्छी बनाती है. तो आज भी मेरे दोस्त है वो स्पेशली बनवाते हैं. अच्छा. वापी में एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहता है, वो हमेशा याद करता है, यार खिचड़ी बहुत टाइम से नहीं खाई. तो अम्मी के हाथ से खिचड़ी बाकायदा उसके घर पे जाएगी, वो गाड़ी में जाती है, वो बना के अम्मी भेजते हैं. तो वो खिचड़ी अम्मी बना के 10-10, 15-15 लड़कों के लिए बना के बाकायदा लेके आती थी कि मेरे 2 बच्चे खाएंगे, बाकी लोग देखेंगे अच्छा नहीं. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? और मुझे याद है 2007 में जब इंडियन टीम भी आई थी, जब जो आप बोल रहे हो ना कि पूरा छोटा घर था, तो उसमें भी सब आ गए थे. वो मुझे याद है कि अम्मी ने पूरे अपने हाथों से 2 लोगों की मदद से 25 लोगों का खाना बनाया था, क्योंकि 15 की टीम, पूरी टीम आई थी, जिसमें सचिन पाजी भी घर आए थे. मुझे याद है बज्जूपा ना प्लेट लेके एकदम कोने में बैठे हुए, चिकन टिक्का लगाए हुए थे, और बज्जूपा मजे लेके पूरी प्लेट बना के खा रहे. चाहे वो यूवी भाई हो या सचिन पाजी हो. सचिन पाजी ने तो अगले दिन बिरयानी जो खाई थी, वो अगले दिन दोबारा मैच के बाद मांगे कि वही बिरयानी चाहिए. अच्छा. सो मतलब वो बहुत सारे किस्से. लेकिन एक किस्सा याद है जब रॉबिन आया था घर पे. तो अब देखिए, हम इज्जत बहुत करते हैं हमारे वालिदैन की, लेकिन हम पैर नहीं छूते. जैसे पैर छूना हमारी ट्रेडिशन है हमारे मुल्क की, लेकिन हम वो कैसा है ना कि जो चीज़ें हम बिलीव करते हैं, हम मतलब अलग तरीके से. हाँ, बिल्कुल. हम रिस्पेक्ट देने का अलग अलग तरीका है सबका. करेक्ट. तो रॉबिन भी है ना, वो मतलब उसने क्रिश्चियनिटी को भी अपनाया है, और मतलब उसकी अलग अलग चीज़ें रही है. हाँ, मतलब वो हिंदू धर्म भी देखते हैं, क्रिश्चियनिटी भी देखते हैं, और अलग अलग. राइट. तो मेरे घर पे जब वो खाने आया था, तो मैंने बोला कि देख, जब अब्बा आएंगे ना, अब्बा बाहर गए हुए थे, मैं कहा अभी तो हमारे यहाँ पे ना पैर ऐसे छूते कि सीधा लेट जाते. अच्छा. दंडवत. हाँ, ऐसा लेटते, मतलब ऐसा नहीं कि आप छू के, वैसा नहीं करते. तो सडनली रॉबिन अब्बा को आते हुए देखा, रॉबिन उठा और सीधा लेट गया. अब्बा जंप करके पीछे. अच्छा. कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है. तो वो मुझे अचानक से याद आया कि मतलब मेरे घर पे आते, मेरे दोस्त लोग भी आते, तो एकदम मज़े भी करते, खिंचाताने भी होती है. पीयूष एक दिन घर पे आया, खाना खा रहा है, हम दोनों को खाते हुए देखा. उसने खाना खत्म कर लिया, दोस्तों ने खाना खत्म कर लिया. पीयूष मेरी वालिदा को सवाल पूछता है कि आपके घर में 2.5 लाख का तो राशन आता होगा. तो अम्मी के तेरे को जूता मार, तू क्या कह रहा है, मेरे बच्चे ज्यादा खाना खाते. कहते हैं हाँ, खाना तो ज्यादा खाते. नहीं, मुझे याद है कि ऑब्वियसली सफ़ा भी करती है, लेकिन जब मैं घर आया हूँ आपके,
तो मम्मी ने बहुत प्यार से मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, अरे तो क्या हम बैठो हम वेजिटेरियन, सच ब्यूटीफुल वेजिटेरियन फूड आई हैड एट योर प्लेस। अच्छा, मेरे घर का रूल एक, अच्छा, सो मेरे घर में अगर कोई वेजिटेरियन बंदा आता है, ठीक है, तो सपोज अगर डिनर को आया, सो पूरे दिन लंच में भी मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। आई डिडंट रियलाइज दैट। बेसिकली हम ये रूल बनाते हैं कि हम वेजिटेरियन बंदे को इतना कंफर्टेबल कर दे अपने घर में ताकि उसे स्मेल भी ना आए नॉनवेज की, वाओ, अगर प्योर वेजिटेरियन है तो उनके लिए बेसिकली हमें लगता है कि वो आदमी मेरे घर आया तो उसे कंफर्टेबल होना चाहिए, तो ये रूल है। this I get this feeling a lot Yeah. in various ways Yeah. from your father also. यस, वेरी मच। That respect Yeah. for whoever you are, whatever you Yeah. believe in, whatever your your way of life is, it's just 100% respect for that. हम ये बिलीव करते हैं खुदा ने सबको बनाया है, अब वो चाहे दुनिया में इंसान हो जो मखलूक है, या फिर जानवर हो, पौधे हो, या कुछ भी, अगर खुदा ने बनाया है तो हम किसी और चीज़ के लिए अगर उस किसी और का फेथ है उसे मोहब्बत ना करिए, कैसे हो सकता है, क्योंकि बनाया तो उसी ने ना। तो उनका हमेशा माइंडसेट है कि हर किसी को मोहब्बत करो तो आपको मोहब्बत मिलेगी, और वो माइंडसेट वैसा रहना भी चाहिए। और यू नो ही इज बीन ऑलवेज वेरी वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, और कभी वक्त मिलेगा तो और वालिद साहब के बारे में और डिटेल में बात हाँ करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, उनसे But- तो मिलना हमेशा एक हाईलाइट रहता है। बहुत पॉजिटिव इंसान है, मतलब उनको बेसिकली आप क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप कौन हैं क्या, कोई हाँ बस आपका- इरफान का दोस्त है बैठ बस बस उनका वो ज़बरदस्त किरदार रहता है, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। 77 ईयर्स यंग, और उनकी मजाक मस्ती चलती है आप लोगों की। जिंदा दिल है भाई, बहुत जिंदा दिल है। जब क्लब में जाता है तो हमारे पास क्लब में ना रबर के स्पाइक्स नहीं होते थे। अच्छा, जब आप बॉल डालते हो ना तो कम से कम आप मैटिंग पे अगर बॉलिंग करते हो तो आपके लिए वो रबर के स्पाइक्स होने चाहिए। हम कैनवस के शूज से बॉलिंग करते तो गिरते थे, मुझे हंसी आती थी, आवाज़ मुझे सुनाई देता था, अरे ये बॉलिंग क्या करे, ये तो गिर जाता है, अच्छा, ये भाग नहीं पाता, ये कमज़ोर है। सुनाई देता था मेरे को, मैं उठता था, मैं मुड़ता था, मैं वापस बॉल डालता था, 4 बॉल के बाद फिर गिरता था, और नेगेटिव बातें मैं सुनता था, और वो सुन के फिर मैं लड़ता था। और फिर बाद में जब रशीद पटेल जैसे सीनियर जो इंडिया खेले वो आए, वो आके मुझसे बात करते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, बाकी लोग जो हंस रहे वो फिर धीरे धीरे कम होने लगा। आप समझ रहे हो, तो वो किरदार बन रहा है ना। अंडर 15 में मैं अंडर 15 इंडिया खेल के आया, ये बात किसी को पता ही नहीं है, अंडर 15 इंडिया खेल के आया। आपके शहर से बड़ौदा का लड़का इंडिया खेल रहा है अंडर 15 में, ठीक है, वहाँ के लोग जो सिलेक्टर्स है, जो सीनियर है, वो क्या करने चाहिए, आपको उठाने चाहिए। लीग मैच खेल रहा हूँ, वो खेलने के बाद मैं वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेके आया था अंडर 15 में, एशिया कप, वर्ल्ड कप दोनों में। हैट्रिक की आदत है आपको? हाँ जी, पुरानी आदत। ये वापस आया, मैं लीग मैच खेल रहा हूँ क्योंकि ए ग्रुप का लीग का मैच था, तो वहाँ पे सीनियर प्लेयर खेलते हैं, अंडर 19 के लड़के, मैं तो 16 साल का था ना, 15-16 साल का, अंडर 19 के लड़के खेलते, सीनियर लड़के खेलते, रणजी ट्रॉफी के जो फ्रेंच प्लेयर है वो गेम खेलते वो वाले, तो मैं उसमें खेल रहा था। पाटा पिच थी, मोतीबाग की पिच थी, पेड़ के नीचे ना अंडर 19 बड़ौदा का सिलेक्टर आवाज़ दे रहा है, अभी भी ये इंग्लैंड में ही है, इसकी फ्लाइट लैंड कराओ। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, अगला बॉल और तेज डाल रहा हूँ, बाउंसर पे लड़के को आउट कर रहा हूँ, फील्डिंग उधर कर रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ, वो पेड़ के नीचे जहाँ सिलेक्टर बैठा है सिर्फ उसको देखने जा रहा हूँ, बाइक उठाई, वो भाग गया। कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। सो आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ से आप आते हो वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। और जो आपने सवाल पूछा ना कि ये कैसे आपने ये सब चीज़ों से लड़ा है, क्योंकि फिजियो ने तो बोल दिया ना कि आप क्रिकेट छोड़ो, आप चल नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम अपना काम करो, तुम मुझे हील करने की कोशिश करो, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं देख लूंगा। और वो लड़ाई लड़के मैं वापस भी आया हूँ। रिटायर हुए 2019 में, और उसके बाद बहुत सारे और टैलेंट उभर के आए। और मैंने एक दिन टीवी खोला तो देखा कि इरफान पठान, तालियां बज रही हैं और इरफान पठान डांस कर रहे हैं। वो क्या था वो? हाउ डिड यू, बिकॉज इवन इन पार्टीज आई हैव नॉट सीन यू डांस, बट यू डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट वो अमिताभ बच्चन वाला जो आपने डांस किया था। तो वो throwing yourself at the deep end and making yourself extremely uncomfortable. I'm sure it would have been uncomfortable for you. Very uncomfortable. Right? That's not who you are. I know that. वो कहाँ से आया कि यार मुझे ना अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना है? तो what was that? How was that? So एक शो जो मैंने किया था, मुझे याद है, जब पहला शो किया था मैंने, 2 डांस शो किया है। तो जब पहले वाला किया था उसमें जो हमारे मैनेजर थे, जो मेरा मैनेज करते थे काम, सारा ऑफिशियल काम, तो वो
उनकी जो वाइफ थी वो शो को ऑर्गेनाइज कर रही थी, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स आने वाले थे, उसमें से एक क्रिकेटर नहीं आया तो टीम नहीं बन रही थी। अब उन्हें पता है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, तो मुझे वो गुजारिश की, दोस्ती में करना पड़ा। हाँ वो करना पड़ा। हाँ। खैर ये था कि मैं सिर्फ 4 गाने करूंगा अच्छा। और देन आई विल नॉट डू इट। सेम जब अगला शो भी किया तो 4 गाने का वो था कि 4 गाने करूंगा, फिर देन आई एम नॉट अ डांसर, आई एम नॉट नॉन डांसर। बट डिड अ गुड जॉब। मतलब कई बार मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट मिले, बट आई नो दैट यू नो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ माय डांस। सो या कोशिश की है कि अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है, अगर कर लिया तो फिर करो। देन आई मेड श्योर दैट उसमें भी मैंने प्रैक्टिस की तो 10-10 घंटे की है प्रैक्टिस। मतलब करना है तो फिर पूरा करना है। नहीं, ये तो आपका शुरू से ही, इनफैक्ट मेरे को याद है, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, जब हमारा एक कितनी स्ट्रेस इंजरीज, एक स्ट्रेस इंजरी के बाद हमने एक वॉकिंग रूटीन शुरू किया था कि Yeah. ग्रेजुअल लोडिंग करेंगे, Yeah. पहले वॉकिंग करेंगे। वी यूज्ड टू वॉक अ लॉट। इन दैट वॉक you would say to me, I want to speak to you in English. Yes. And I said, why do you want to speak to me in English? He said, because I want to improve my elocution, the way that I speak, my vocabulary, Yeah. you know. And I was thinking, yaar, this person just wants to get out there like a sponge and learn everything. Yeah. Right? And he will want to utilize every moment, every time to grow, to get better. Yeah. And it doesn't matter at what, Yeah. but just learn more. Yeah. So that learning has always been a thing for you. लैंग्वेज तो मैं पढ़ाई करके तो नहीं सीखा हूँ ना, और मेरी पढ़ाई गुजराती में हुई है। हिंदी उर्दू हम घर में बात करते थे, गुजराती मैंने पढ़ाई की है। आज मैं हिंदी का खुदा का शुक्र है कि हम 2-3 जो ए लिस्टर है उसमें से मेरा नाम है। सो यू नो गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। बट मतलब ये था कि सीखने की जो धगस है वो पहले से थी। तो इंग्लिश भी अगर आज मुझे शो करना होता है, मुझे मालूम है कि इंग्लिश मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है, तो मैं शायद ग्रामेटिकली मिस्टेक करूंगा, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैं एज ए कमेंटेटर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा काम है जो व्यूअर्स है उनको गेम को एक्सप्लेन करना है। अगर वो मैं कर रहा हूँ फिर उसके बाद मिस्टेक भी तो चलेगी। That's the role of a language, right? That is what language is for. बिल्कुल। तो वो सीखना, वो मैं बाकायदा, मुझे बहुत लोग से मैं बात करता था, ट्रेनर फिजियो जो भी होते थे, हाँ. तो उनसे मैं बात करता था, अच्छे दोस्त होते थे उनसे बात करता था, सीखता था। यू नो इंग्लिश के बारे में बात करता था। जब से मेरी शादी हुई मैं सफ़ा को बोलता हूँ, तू सुन रही कि नहीं कमेंट्री, तेरे को क्या लग रहा है? सो यू नो आई टेक अ फीडबैक, या टेक अ फीडबैक। कई बार मैं अलग से वर्ड्स लेके आता हूँ, जैसे मैं ड्यू को ड्यू नहीं बोलता, शबनम बोलता हूँ। अच्छा। तो अब किसी ने बोला नहीं आज तक, तो अलग से अल्फाज लेके आ गया। कमेंट्री को बेहतर करने के लिए, जैसे नॉलेज लेने के लिए मैं कोर्सेज करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने लेवल 2 हाइब्रिड किया हुआ है। खैर वो तो लड़कों को हेल्प करने के लिए भी और अपनी कोचिंग को बेहतर करने के लिए भी, लेकिन वो इनडायरेक्टली कमेंट्री में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है बायो मैकेनिक्स में क्या होता है। और साथ ही में मेरा कोचिंग मेंटोर भी है, तो उससे भी लगातार बात होती रहती है टेक्निकल एस्पेक्ट पे। तो ताकि सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी टेक्निकल के लिए, टेक्निकल चीज़ के लिए, तो आई हैव टू बी डबली श्योर, क्योंकि एक बार लाइव गया तो गया। तो उसमें अपने आप को मैं बेहतर करने लगता हूँ। तो हर बार अगर कोई आया, किसी एक्शन को बार बार देखना, आगे से पीछे से साइड से, कितना उसका काउंटर रोटेशन है, रिलीज क्या आ रहा है, वो रिलीज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, गड़बड़ हो रही तो क्यों आ रही है। तो इट्स लाइक गेटिंग बेटर। आपको बेहतर होना है, और अगर आप जितना बेहतर होगे तो उसमें आप लोगों को हेल्प भी कर पाओगे, और साथ ही में ऑब्वियसली आपके खुद की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो इट्स नॉट ओनली इन बायोमैकेनिक्स, इट्स नॉट ओनली इन द लैंग्वेज, इट्स नॉट ओनली इन यू नो एक चीज़ में। आप ऑलराउंडर हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो। सो आई फील आई एम अ रियल लाइफ ऑलराउंडर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अब इसमें मेरे को सिर्फ बेहतर होना है, आई वांट टू लर्न। मतलब हमने सीखा है ग्रेट सचिन तेंदुलकर से, जब वो 35-37 साल के भी थे ना, तो वो जब नॉकिंग करते थे ना, वो उनका बल्ला ऐसा सीधा आता था। नॉकिंग करने के बाद हमसे कभी बात करते थे, हम तो छोटे प्लेयर उनके सामने, मतलब ही इज़ व्हाट ही इज़ GOAT गोट। वो पूछते थे, इरफान बैट ठीक आ रहा है? तो मैं एक सेकंड लेता था कि पाजी नहीं तू बोलना। तो फिर हम अपने हिसाब से एज ए बॉलर बताते कि पाजी ऐसा, हाँ। तो देन ही यूज्ड टू एक्चुअली ट्राई एंड इम्प्लीमेंट। मतलब वो हमसे कुछ नहीं सीखेंगे, मतलब बट फीडबैक, बट ही वॉज लर्निंग एट द एज ऑफ 37-38। अभी भी उनके साथ खेलते ना, तो वो चीज़ें ऐसी बता देते। तो नॉलेज उनका बहुत है, लेकिन फिर भी वो अपने क्रिकेट को हमेशा ऐसा लेते कि अच्छा ये कैसा है, वो कैसा है, बात करते रहते, बात करते करते भी सिखाते रहते। तो अगर वो इंसान 50 साल की उम्र में भी सीख रहा है, तो हम तो बच्चे भाई। तो मुझे लगता है कि आप सीख सकते हो, किसी भी उम्र में सीख सकते हो। वो वर्ल्ड कप विनर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, उसने 200 इंटरनेशनल विकेट निकाली है। सो आई थिंक ही हैज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हैज टॉट मी अ लॉट कि भाई आप हमेशा सीखो। और सिखाने का भी शौक है आपको?
डॉक्टर को भी सिखा सकते हैं। किसी को भी सिखा सकते हैं, अब किसी को कुछ भी सीख सकते हैं तो कुछ भी सिखा भी सकते हैं। नहीं, सिखाने का इसलिए बिकॉज आपने एक बड़ी सक्सेसफुल एकेडमी का प्रोग्राम रन किया है कैप्स के नाम से। उसके बारे में बताइए, क्या शुरुआत थी, क्या सोच थी, अब कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? सो हमारी जो एकेडमी है कैप एकेडमी, वो आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी में से एक है। उसका रीज़न ये है कि अभी तो फिलहाल 16 रनिंग है एट ए टाइम। हमने टोटल 26 एकेडमीज बनाई हैं, जिसके 5-5 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से ख़त्म हुए, इसी वजह से अभी वो रिन्यूअल स्टेज पे हैं। और हमारा एम है 50 एकेडमी करने का आने वाले वक्त में, जो हम कर भी लेंगे। हमारा ये एम था, मेरा और मेरे भाई का। हम आए थे बड़ौदा शहर से, छोटे शहर से। वहाँ पे जो कोचिंग फैसिलिटीज़ है, जहाँ से हम आए हैं, मतलब मैदान में एक घास का तिनका नहीं। बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब जहाँ पे मैदान था, मैटिंग पिच पे हम क्रिकेट खेलते थे, हम खुद रोलिंग करते थे, मैटिंग लगाते थे, सबसे पहले आते थे, सबसे आखिर में जाते थे। वो फैसिलिटीज़ जो भी थी उसको हम बेस्ट यूज़ करके हम लोग आगे बढ़े। हमारा ये था मन में कि जो 2 टायर सिटीज़ रहती हैं इंडिया की, उसमें और फैसिलिटीज़ आ सकती है कोचिंग में। तो हमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना है कोचिंग में, कोचेज़ अच्छे निकाल के देने हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला के देनी है, और अच्छे लोगों को साथ में लेना है फ्रेंचाइज में, जो क्रिकेट के लिए पैशनेट हो, ताकि बच्चों का भला हो। और आज माशाल्लाह ऐसा है कि लगभग 300 बच्चे हमारी एकेडमी से निकल कर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जूनियर क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी खेल चुके। टोटल 300 बच्चे। तो सारे करियर अपनी इंजरीज मैनेज करी, अभी भी कर रहे हैं, और दूसरों का भी ठेका ले लिया। तो द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू कॉल मी कि यार भाई इसका देख लो यार, जल्दी से, और जल्दी से, हाँ, इसको, इस बेचारे को यहाँ जाना है, इस बेचारे को वहाँ जाना है, इसका सिलेक्शन है, इसका ये परेशान है। तो यू हैव सेंट सो मेनी बॉयज टू मी विद सच पैशन. In fact, I think we must talk about this. The first time that you actually did this, that I remember, must have been back in 12 or 13 when you had come with your team to Karnataka to play Bangalore. And you said यार एक लड़के को मैं लेके आ रहा हूँ और प्लीज़ उसको देख लो यार. मैंने कहा मैं हूँ ही नहीं NCA में, तो कहाँ लेके आएगा, मैं घर ले आता हूँ, पर प्लीज़ देख लो उसका. And you insisted as if it was you. तो मैंने कहा इतना तुझे चिंता हो रही है तो ले आ. And you got him home. It was Hardik Pandya. Yeah. Young kid, 18, I think 17, 18 के around रहा होगा उस time, and he was struggling with his back at the time. Yeah. And you ensured that he understood what I was saying. Yeah. First you understood Yeah. what the diagnosis was, then you made sure that he understood. Yeah. What makes you do all that? लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई हाथ रखने वाला नहीं था, तो मुझे लगता था कि मैं कई बार बहुत अकेला हूँ इंजरी के मामले में. और ये लगता था कि मतलब यार कोई गुनाह तो नहीं है ना यार, इट्स नॉट अ क्राइम. मैं कोई जानबूझ के यार, चलो मैंने हैमस्ट्रिंग तोड़ ली, चलो मैंने हड्डी तोड़ ली. बाद में हमें पता चला कि विटामिन डी डिफिशियंसी थी, इस वजह से ज़्यादा हड्डियाँ टूटती हैं. कोई ऐसा तो कोई कमज़ोर आदमी नहीं हो ना, बड़ा मजबूत आदमी हूँ, 6 फुट लंबा आदमी हूँ. हाँ, पठान हूँ, मतलब 150 किलो उठाता हूँ यार. मतलब स्क्वाट्स करता था मैं 150 किलो, एक टांग पे मैं पता नहीं वो पूरे मशीन को उठा लेता था. तो ऐसा भी नहीं कि कोई कमजोरी है. बट विटामिन डी डिफिशियंसी बाद में पता चला, उसको ठीक किया तो इंजरी ऑटोमेटिकली कम हो गई. पर वो गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, वो हाथ पकड़ के चलने वाला कोई नहीं था शुरू में इस मामले में. तो मुझे लगता है कि कोई लड़का जब इंजर्ड होता है ना, वो उसका जो वक्त होता है वो वल्नरेबल वक्त होता है, बहुत कमज़ोर वक्त होता है. और अगर आप उसका हाथ ना पकड़ो ना, तो वो मेंटली ना बहुत टूट जाएगा. तो मैं अपने आप को देखता हूँ उसमें. तो जब मैं किसी लड़के को देखता हूँ कि यार ऐसा फिगर कर रहा है, अभी आज हम पॉडकास्ट करें तो आप एक लड़का ऑलरेडी पहुंचा हुआ है वहाँ पे, चल रहा है उसका काम, चल रहा है. सो अब ऐसा है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा यार. अगर कोई मुझे जानता है तो मुझे लगता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाता है ना, फिर बाकी वो मेहनत करेगा, आप मेहनत करोगे. मैं तो क्या कर रहा हूँ, खाली बस आप लोगों को मिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, फ़ोन कॉल रखते हैं. हाँ, कई बार जाना पड़ता है साथ में, वो चले भी जाएंगे, कई और थोड़ी बहुत चीज़ें लग जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. अकेला नहीं छोड़ना है. किसी को अपना समय देना, अपना ध्यान देना, ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना. कौन, मतलब बहुत लोग नहीं करते हैं. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत लोग नहीं करते हैं. बट यू एक्चुअली स्टैंड आउट इन दैट. यू स्टैंड आउट इन द नंबर ऑफ पीपल दैट यू लुक आफ्टर. और आप खाली इंजरी मैनेज नहीं करते लोगों की, आप मेंटरशिप भी करते हैं. आप मेंटर करते हैं उनको, सेल्फलेसली करते हैं. मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम. तो मेरा सवाल यही होने वाला था कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है? कुछ भी नहीं. अब तो कुछ भी नहीं. पहले एक्सपेक्टेशन होती थी कि
वो लड़कों के साथ जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ग्राउंड पे जा रहा हूँ, मेंटरशिप कर रहा हूँ, ये है कि वो एक अच्छा बिहेव कर ले, बस ये एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी। अच्छा, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, पास्ट टेंस में है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं, उनके सलाम की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में आप सिर्फ जब देते हो ना और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो आप अपने आप में बड़े खुश रहते हो, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में जाती है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। आप क्या अपने आप को गोल क्या देते हो? गोल सेटिंग क्या है? अगर गोल सेटिंग पेन फ्री होना है तो वो एक गोल है, उसमें कुछ खराब नहीं है, पर वो एक गोल है। अगर गोल सेटिंग है रिटर्न टू फंक्शन and improvement of function, then that requires a lot more effort, and I think that effort makes you stronger, harder, more resilient overall. लेकिन हमारी सोसाइटी में खासकर अब things are changing slowly, thankfully, लेकिन स्पोर्ट को भी अगर करियर की तरह यूज करना है या करियर बनाना है तो खेलो, वरना पढ़ाई करो। ये भी एक प्रॉब्लम है ना। मतलब मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स तो वैसे भी खेलना चाहिए, ये मेरी पर्सनल हैज टू बी द वे ऑफ लाइफ, राइट? एवरी पर्सन मस्ट play a sport. Is that a fair statement? Absolutely. मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया 2002 में पहली बार, मैं 2003 में इंडिया के लिए गया, लेकिन 2002 में हम न्यूजीलैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जाने वाले थे, तो एक हफ्ता हम ऑस्ट्रेलिया में थे। मैंने सबको ट्रेनिंग करते हुए देखा, तो वहाँ पे कल्चर ऐसा था कि लोग ना काम करने के बाद, अच्छा बंदे ने काम कर लिया पूरे दिन ऑफिस में, उसके बाद क्या कर रहा है, गाड़ी में सामान उसने या डाल दिया है और उसके बाद वो रनिंग कर रहा है। समोसे नहीं खा रहा? नहीं नहीं, वो रनिंग कर रहा है भाई, वो रनिंग कर रहा है बंदा। अच्छा, मैं देख रहा हूं तो सब एक्टिव है। अब वो स्पोर्टिंग नेशन के नाम से जाना जाता है। तब मेरे जहन में आया था कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा मुल्क है ना, मेरा मुल्क, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, ये स्पोर्टिंग नेशन बने, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है भाई हमारे पास। कितना पोटेंशियल है हमारे पास। जो यंग जनरेशन है वो किसी के पास भी नहीं है इतनी नंबर्स की अगर बात। बिल्कुल सही बात है। सो आपको स्पोर्ट्स खेलना है। आप अगर स्पोर्ट्स खेलोगे ना, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, मैं ये नहीं कहता खाली क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ और खेलो। अच्छा, हमारी मोहतरमा को, हमारी बीवी को भी पैडल का बड़ा शौक है, तो हम भी जाते हैं पैडल खेलने, एंड शी प्लेज रियली वेल। तो अब 1-1 घंटा आप खेलते हो, आपकी 1000 कैलोरी, 800 कैलोरी आपकी खत्म हो जाती है। सो फिटनेस अलग मूवमेंट्स है ना। सो इट्स लाइक यू गो ऑन द साइड, लंजेस भी हो रहा है उसमें, पीछे जा रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी, एजिलिटी, सारी चीज़ें टेस्ट हो रही है, शोल्डर की स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है, कोर स्ट्रेंथ टेस्ट हो रहा है, और उसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अपना जो मुल्क है उसके पास स्पोर्टिंग नेशन बनने का पूरा पोटेंशियल है, पूरा। और अभी हमने क्रिकेट का भी पूरा पोटेंशियल जो है ना वो टैप नहीं किया है। करेक्ट। अभी आने वाला वक्त है, एक टाइम आएगा जब, अभी आईपीएल 2.5 महीने 2 महीने चलती है ना, वो 3 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी, आएगा वो वक्त। फाइनेंशियली भी और बेहतर होगा। हर स्टेट की लीग चल रही है अब तो। एग्जैक्टली भाई, हम रिटायर प्लेयर लीग खेल रहे भाई, तो क्रिकेट की कितनी ग्रोथ हुई है। मैं साल में 4 लीग खेलता हूँ एज ए रिटायर प्लेयर। सो इमेजिन एज एट द एज ऑफ 40 आई एम प्लेइंग एज मच। आप भी खेल सकते हो यार, आप फुटबॉल खेलो, फुटबॉल के भी ग्रोथ होना बाकी है। सपोज अगर फुटबॉल का हमने पोटेंशियल टैप कर लिया, हमारी जो इतनी बड़ी कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री वास्ट कंट्री है, नॉर्थ वाले जो है लड़के, उनकी जो लंग कैपेसिटी वो अलग है। आप साउथ वाले, उनकी टेक्निक एबिलिटी अलग है, जबरदस्त एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल जबरदस्त रहते हैं। आप ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, सेंट्रल में चले जाओ, सब अपना अपना कुछ ना कुछ एबिलिटी, स्पेशल यूनिकनेस लेके आते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसको हम टैप करके उसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। हम ओलंपिक्स में जाए यार, हम मेडल्स पे मेडल ले सकते हैं, जहाँ पे हम अभी खड़े उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। चाइना कहाँ पे पहुँचा हुआ है, मतलब अलग अलग कंट्री जो पहुँचे हुए मेडल्स के मामले में, यार हम It's a culture change, right? It's a culture of sport, the culture of sport. और आपने बोला ना, और हो सकता है, और मुझे लगता है कि उसकी है ना वो झलकियाँ जो शुरुआत होने की वो भी हुई है। मतलब वो लोगों के पास वो एक्सपोजर भी आ रहा है। मुझे लगता है इंटरनेट ने भी चीज़ें बहुत बदली है। मतलब लोग देखते भी हैं ना तो समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और वो स्पेशली अब हमारे पास ना, मैं खुद स्ट्रगल किया है ना, मेरे पास तो भाई ऐसी स्ट्रगल है कि डॉक्टर ने गलती से स्कैन मेरा ठीक से पढ़ा नहीं, वो मेरी इंजरी हो गई। मतलब दैट इज़ बीन अनफॉर्चुनेट। अब वहाँ से लेके अब हमारे पास आशीष कौशिक जैसा फिजियो है, डॉक्टर श्रीकांत जैसा डॉक्टर है, दिनशा पार्डीवाला, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वो हमारे मुल्क में है। करेक्ट। तो हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम भी है, और हमारे पास अब वो चीज़ें आ रही है, तो उसका हमें एडवांटेज लेना है। और अगर आप नॉन एथलीट भी हो, पुश करो अपने आप को स्पोर्ट्स खेलने में, मज़े के लिए खेलो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, रोज़ अपना मामूल बना लो, अपनी हैबिट बना लो, और फिर देखो क्या होता है। आपकी फिटनेस जो है ना,
सी लोग यही बात करते हैं ना कि आप अपनी फिटनेस ऐसे रखो कि आपके आखिरी कुछ साल जो है ना जिंदगी के, अगर आपको ऊपर वाले ने इतनी उम्र दी है 70 80 90 साल, आप किसी के मोहताज ना हो। हाँ समझ रहे सही हो? क्योंकि बात है। अगर आप किसी के मोहताज नहीं होंगे तो आपके बच्चों के लिए वो ब्लेसिंग है। हाँ बिल्कुल, और क्या। अगर ऐसा नहीं है तो हम बेफिक्री से काम नहीं करेंगे। सो तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छी फिटनेस करनी है, ताकि आखिरी की जो जिंदगी है आपकी, आखिरी के कुछ साल, वो आप मजबूती से बिताओ। मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स भी हैं। पहला ओवर विकेट ले ली, पहला ओवर इंटरनेशनल डेब्यू हैट्रिक। क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? ऐसा ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअली ये कर दूंगा। विश्वास था या चांस था या मेहनत थी या सबका कॉम्बिनेशन था? मेरा मतलब मुझे किसी ने स्टार्ट बताया कि 2003-4 से लेके 6 तक मैंने 200 इंटरनेशनल विकेट निकाली थी, जो इंटरनेशनल टीमों में कोई मेरे आसपास भी नहीं था वो 2.5-3 साल में। उस फेज में आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर एट दैट टाइम। स्विंग या हर पहली दूसरी तीसरी ओवर में विकेट निकालता था मैं। तो मतलब ये था कि मुझे लगता था ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे विकेट निकालनी है इंडिया के लिए। तो इंटेंट थी पहली तो। हाँ, मतलब वो इंटेंट थी कि भाई पैड पे मारना है या बोल्ड करना ही करना है। अब उसमें रन चले गए, पर ये कि आउट तो करना ही है। तो ये अभी जब कराची वाला जो बात है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी वैल्यू तब होती है जब हम इंडिया को जिताते हैं। वो मैच हम हार गए थे, तो मैं कभी भी हैट्रिक की बात नहीं करता। फैन ज़रूर बात करते क्योंकि बॉल उस तरह से स्विंग हो रहा था। मैं बात करता हूँ जब हमने वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में हमारा तो मैच था, तो मुझे लगता है कि यार ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम जीते। हाँ सी आप जीते हो ना मुल्क के लिए और आप कुछ करते हो उसमें, उससे बेहतर कोई बात नहीं। जब मैंने पहली विकेट भी निकाली और सिर्फ एक ही विकेट निकाली है, पर हम जीते, तो मुझे लगा कि मैंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। तो आई यूज्ड टू फील प्राउड, करेक्ट भले एक ही विकेट मिला हो। करेक्ट। तो इसलिए मतलब जब आपने बोला भी ना हैट्रिक के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो लोग इसलिए बात करते क्योंकि वो स्विंग वैसा हुआ था और वो बैट्समैन जो थे वो सारे मतलब उनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे। यूनुस खान हो, मोहम्मद यूसुफ हो, सलमान बट हो, ये मतलब काफ़ी रन बनाए पाकिस्तान के लिए, और वो अच्छे हाई क्वालिटी के बैट्समैन हुआ करते थे। और जिस तरह से आउट भी हुए, डिफेंस करके आउट हुए, मतलब वो खेलने जा रहे, पैड पे लग जा रहा है, खेलने जा रहे, बोल्ड हो जा रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को बड़ा पसंद आता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ वही रही है, मैं आया हूँ, पहली 1 2 3 ओवर में मैंने नए बॉल पे विकेट निकाली है और मेरी टीम जीती है। सो आई थिंक दैट नहीं, of course, I mean I'm sure there's no more, no better feeling than that. Yeah. But it is just for, for a non-athlete to understand what makes it happen. Yeah. When special things happen. Yeah. Unfortunately we lost, but that was special. Yeah. So when special things happen, where does it start? How does it actually, get shaped? Yeah. And that is intent. Yeah. And then of course believing. Yeah. And then hopefully you deliver. यस। तो वो वैसा दिन था वो, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों छोर से बोलिंग करता ना तो जल्दी आउट कर देता। बहुत मज़ा आया इरफान, बहुत मज़ा आया। आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि जो बातें करी वो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल ड्रॉ इन देयर ओन वे अ लॉट which they can then relate to their lives, right? So thank you for your time, thank you for your hospitality, and thank you for everything.